बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है एलजीए कोर्स का। आज हमारा टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। अभी तक हमने तमाम बेसिक चीज़ें देख चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने एसईओ का इंट्रोडक्शन देखा था कि एसईओ क्या है, क्यों की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने 3 पार्ट्स का जिक्र किया था, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। आज हम पहला जो पोर्शन है इसका वो है ऑन पेज एसईओ, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर किसी के कोई भी प्रीवियस लेक्चर में से क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। वो आप अपने हैंड रेज कर दें, मैं अभी आपको अनेबल कर देता हूं माइक पर, ताकि आप क्वेश्चन पूछ लें। उसके बाद फिर हम आगे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी गुलाम, बस मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे किसने ये रेकमेंड किया कि कोई एआई सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी के नाम से, इस तरह के और भी होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप इसको कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दें तो ये आपको कंटेंट राइटिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर आपको करके दे देता है। तो मैंने ये पूछना था कि अगर हम इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए कंटेंट राइटिंग करें तो क्या वो इफेक्टिव रहेगी एसईओ में? एक बात। दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछना था कि काफी सारा जो कंटेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट्स और टिकटॉक्स मतलब इस तरह में कन्वर्ट होता जा रहा है। इवन यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कॉमन एटिकेट्स, इस तरह की चीजें। तो हम जो ब्लॉगिंग की तरफ अभी जा रहे हैं, मतलब हमने अभी इस तरफ काम करना शुरू किया है, तो ब्लॉगिंग कितना रेलेवेंट रह जाएगी आगे कुछ 6 मंथ्स में, 8 मंथ्स में, 1 साल में? तो ये 2 बातें पूछनी। राइट सर। सर पहली चीज जो आपने एआई राइटिंग टूल की पूछी है वो बिल्कुल आजकल बहुत ज्यादा इन हो चुके हैं मार्केट में, लेकिन डेफिनेटली गूगल अभी भी जो मैनुअल कंटेंट राइटिंग है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। बेसिकली अब जो गूगल ने एक स्टांस अप्लाई किया ना, उसने ये नहीं कहा कि वो मैनुअल राइटिंग हो या एआई टूल हो। गूगल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया, हेल्पफुल कंटेंट की। गूगल कहता है अगर वो आपका कंटेंट यूजर के लिए हेल्पफुल है तो मुझे ओके, वो चाहे एआई कंटेंट हो चाहे वो मैनुअल हो। लेकिन अब एआई और मैनुअल में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि वो आता है ह्यूमन फीलिंग्स का। अब जो एआई कंटेंट है वो कंटेंट तो बहुत अच्छा लिखता है, उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होती, वो यूनिक होता है ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके अंदर आपकी अपनी जो फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है ना राइटिंग के दौरान, जो अच्छे राइटर की खूबी होती है वो नहीं आती। बेसिकली अच्छे राइटर का कमाल ही होता है कि जब वो राइटिंग करता है या आर्टिकल लिखता है वो इस तरह से लिखता है जैसे वो गपशप लगा रहा हो अपनी ऑडियंस के साथ। देखें हमारी जो होली बुक है कुरान, उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि अगर आप कुरान को समझ कर पढ़े ना तो हमें लिटरली ऐसे लगता है जैसे मैं अल्लाह ताला के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, कलाम कर रहा हूँ। अगर आपके रीडर को ये फैसिलिटी एआई टूल से मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। लेकिन अभी तक कोई भी एआई टूल इतना एडवांस नहीं हो सका जो ह्यूमन फीलिंग ऐड कर सके। लेकिन राइटिंग उनकी ठीक है, अच्छी है, परफेक्ट है। अब उसका एक तरीका ये होता है कि आप एआई टूल को यूज करें जस्ट टू टेक द हेल्प। आप एआई टूल से सिर्फ आइडिया लें, कंटेंट जनरेट करें, लेकिन उसको देन रीराइट करें, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस उसके अंदर ऐड कर दें। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये कि एआई टूल मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करता हूं जिन्होंने शॉर्ट टर्म पर खेलना है, शॉर्ट टर्म। उसके बाद उनका प्लान है कि वो वेबसाइट फ्लिप कर देंगे, मे बी आफ्टर अ ईयर। वो कहें कि जी भाई मैंने एक वेबसाइट बनानी है, 1 साल की गेम है, 6 महीने के अंदर अंदर मैंने हैवी किस्म का कंटेंट डाल के इसको ऑप्टिमाइज कर देना है। उसके बाद मैंने 5-4 महीने अर्निंग लेके उसको फ्लिपा के ऊपर लगाकर सेल कर दे। मैं इतने में, जितने में सेल होगी उतने में मैं 10 न्यू वेबसाइट बना सकता हूँ। एक तो ये। फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है जी एआई कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपने सेल करना है तो आपने बताना है अपने यूजर को, अपने बायर को कि भाई इसमें जो कंटेंट है वो इतने % एआई है या इतने % ह्यूमन रिटर्न है। दूसरा ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर खेलते हैं, लॉन्ग टर्म पर खेलना चाहते हैं, आप कहते हैं जी ये वेबसाइट है, मैं इसको अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, अपना ब्रांड बनाना चाहता हूं, इन दैट केस हाईली नॉट रिकमेंड दैट। एआई फिर कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली गूगल को ये चीज बखूबी पता है कि कौन सा राइटर कितनी मेहनत कर रहा है। अगर सारा काम एआई कंटेंट नहीं करना है
तो फिर इंसानों का अमल दखल खत्म हो जाता है, फिर तो गूगल की जो एसईओ है ना, जो बेस एसईओ की, वही खत्म हो जाएगी। तो गूगल कभी भी इस चीज को प्रायोरिटी नहीं देगा कि वो एआई कंटेंट को ज्यादा फोकस कर ले एज कंपेयर टू ह्यूमन रिटर्न। आज से पहले भी गूगल ह्यूमन रिटर्न कंटेंट को प्रायोरिटी देता था, आज भी दे रहा है और इन फ्यूचर भी देगा। एआई से आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि जब आपको राइटिंग में मुश्किल होती है, आप जाएं एआई टूल ले लें, कोई भी, इवन उबर सजेस्ट में भी एआई टूल एग्जिस्ट करता है, उबर सजेस्ट के अंदर भी, बल्कि ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तो इतना कॉमन हो चुका है ये एआई टूल, ये तकरीबन हर तरह के सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इवन अब कैनवा प्रो के अंदर भी ये आ गया, ठीक है, मैजिक राइटर के नाम से, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर आ चुके हैं अब तो। यहाँ देखें, हम लैब में जाते हैं, ये रहा एआई राइटर। अब यहाँ पे मैं दूं फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये से मैंने टाइटल दिया, अब ये मैजिक स्पिनिंग करके मुझे जनरेट करके दे रहा है। अब वो कहता है जी ये बेसिकली एआई ऑफ, अच्छा टाइटल वो कहता है सिलेक्ट कर लें, इंटरनेट वर्सेस 5 रीजन व्हाई द इंटरनेट इज बेटर देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। हालांकि अब देखें मैंने इसे क्या दिया था, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, अब इसने एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ओवर ट्रेडिशनल बिजनेस, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ओवर ट्रेडिशनल मॉडल, चलें अच्छा कोई भी हम चूज कर लेते हैं इसको। ये अभी भी इतने एडवांस नहीं हुए एआई टूल, हाँ इन फ्यूचर हो सकता है ये ह्यूमन इमोशंस को भी ऐड करने के काबिल हो जाए। सेल नो फिजिकल, ये अब इसने 5 बेनिफिट उठाए, ये देखें जब राइटिंग शुरू कर दी इसने, ये आपके लिए टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखी, आर्टिकल का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब ये यू कैन सेल एनीवेयर, ये एक बेनिफिट लिखा उसने, उसकी डिटेल दे दी। अब ये दूसरा बेनिफिट उठाया, नो इन्वेंट्री नीडेड, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, नो फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड, ये भी एक बेनिफिट है, नो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एमओसी, अब ये रेलिवेंट नहीं है, अभी ये इतना अच्छा नहीं लिख रहा, नो शॉपिंग कॉस्ट। अब मुझे इनमें से बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी मैनुअली, अगर ये मैं मैनुअली मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको समझ सकता हूँ, तो इट्स फाइन, गुड इनफ, ठीक है, तो ये चला सकते हैं। लेकिन इवन दो मैं कभी रिकमेंड नहीं करते एआई टूल को, अभी तक तो मैं कन्विंस नहीं हूँ एआई टूल से। हाँ हेल्प के लिए आप ले ले, आइडियाज मिल जाते हैं कि अच्छा ये एआई टूल क्या क्या हमें सजेशंस दे रहे हैं, उन्हीं सजेशंस को फिर आप अपनी वर्डिंग में यूज करें, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग ऐड कर लें, और वो भी अगर आप शॉर्ट टर्म पर खेल रहे हैं तो फिर तो ओके है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर खेलना चाहते हैं फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एआई टूल्स को। आई होप एआई टूल वाली चीज तो क्लियर हो गई है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि कंटेंट की शेप बदलती जा रही है, और ये वाकई ही रियलिटी है कि पहले जो कंटेंट रिटन शेप में होता था अब वो वीडियो की शेप में आना शुरू हो गया, और वीडियो की शेप में भी पहले जो कंटेंट यूट्यूब पर होता था एक बहुत लेंथी कंटेंट, अब शॉर्ट वीडियोस बनकर वो टिकटॉक, लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स इस शक्ल में आ रहा है। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा कि गूगल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और उनका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो गूगल सर्च इंजन से है, तो वो कभी भी इतनी प्रायोरिटी नहीं जाने देंगे कि उनकी ब्लॉगिंग वाला पोर्शन खत्म हो जाए, और ये कभी ब्लॉगिंग वाला पोर्शन खत्म हो भी नहीं सकता। शेप जरूर बदल रही है, एक कवरेज एरिया जरूर बदल चुका है। पहले जब हम ब्लॉगिंग करते थे तो हमारा फोकस सिर्फ ब्लॉग पर होता था, अब जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो अब मेरा फोकस ब्लॉग के साथ वीडियो कंटेंट पर भी होता है। मैं आपको एक आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ, यस, ये देखिए, ये आरपी के कोर्स के बारे में एक मुझे डिटेल देनी थी, इंट्रोडक्शन, तो मैंने वेबसाइट पर एक पेज बनाया लर्न विद जीए के नाम से, और उसमें मैंने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग कोर्स है, ये टाइटल दे दिया। अब इस पेज पर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा, डिटेल लिखी, उसका बैनर दिया, उसकी कंप्लीट रिटन कंटेंट में मैंने उसका टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया कि भाई इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, रिटन शेप में मैंने मेंशन कर दिया। फिर उसके अलावा जो मुझे फील हुआ कि लोगों के कॉमन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी यहाँ पर मैंने लिख दिए, ताकि जिसके जो भी क्वेश्चन है, फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिकली इंस्ट्रक्टर कौन है। उसके साथ साथ ये सारा काम जो रिटन शेप में अवेलेबल है, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई और वो वीडियो भी एम्बेड कर दी 1 घंटे की। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि क्या वो 1 घंटे की वीडियो सुन के इस कंटेंट को समझना प्रेफर करते हैं, या वो
यहाँ से रीड करके प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग मी। अब मुझे हो सकता है कि सारी चीजें ना चाहिए, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि ये भाई इस कोर्स में हमने टॉपिक क्या पढ़ना है। तो ये चीज हो सकता है मुझे वीडियो में ज्यादा टाइम लगे इस चीज को ढूंढने में, जबकि यहाँ पर वेबसाइट में बड़ी इजीली ढूंढ सकता हूँ। यही वजह है कि लोगों का जो कंसेप्ट है ना पढ़ने का या समझने का या सीखने का, वो कभी भी 100% सेम नहीं हो सकता। अब अगर वीडियो की तरफ रुझान ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही वीडियो की तरफ चलेगी। रिटन टेक्स्ट की अपनी वर्थ अवेलेबल है, वीडियो कंटेंट की वर्थ डेफिनेटली पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया ही टेक्स्ट को छोड़कर वीडियो की तरफ चली जाए। तो ब्लॉगिंग का जो अपना एक पोर्शन है वो कायम है और रहेगा। हाँ, ये चेंज जरूर हो गया कि ब्लॉगिंग के साथ वीलॉगर होना भी जरूरी है, और यही वजह है कि मैंने इस कोर्स में ये लाइफ में फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल को ऐड किया। इससे पहले ना खुद मैंने कभी यूज किया, ना मैंने कभी टीच किया। मैं खुद ये फर्स्ट टाइम चैनल आपके सामने कुछ अर्सा पहले बनाया था और उसी को ग्रो कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रो भी हो रहा है। तो अब ये साथ में यूट्यूब चैनल का भी होना जरूरी है। और इसी के साथ ये एक टॉपिक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या है, वही है टिकटॉक है, लाइकी है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, फेसबुक रील्स है, वीडियोस ही है बेसिकली कि आपने इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है। तो ये अब डेफिनेटली हम भी ब्लॉगिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई तो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, लेकिन दोनों चीजें अपनी जगह वैलिड रहेंगी। अब अगर आपने अच्छा ब्लॉगर बनना है तो साथ में व्लॉगर भी बनना है। अच्छा गुड ब्लॉगर जो होगा ना, गुड ब्लॉगर, पहले जो गुड ब्लॉगर होता था वो सिर्फ अच्छा राइटर होता था। अब जो गुड ब्लॉगर है ना, उसके लिए गुड व्लॉगर होना भी जरूरी है। तो अब बेसिकली ये समझ लें कि अब ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। अगर आप अकेले व्लॉगर हैं तब भी आपको इतना बेनिफिट नहीं होना, अगर आप ब्लॉगर हैं तब भी बेनिफिट नहीं होना। ब्लॉगर प्लस व्लॉगर बनेंगे तो बेनिफिट होगा। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जब मुझे अपनी नीचे मैसेज कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई इस पर आपको वीडियो कंटेंट भी बनाना पड़ेगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मैंने रिप्लाई किया कि क्या आप वीडियो कंटेंट बना सकते हैं इस टॉपिक पर, वो कहते हैं यस सर। फिर मैं कहता हूँ आप चूज कर लें। अब जैसे एक बच्चे ने कोई मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक नीचे भेजी, दैट वाज रिलेटेड टू इंग्लिश। अब मैं उसका कीवर्ड तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इंग्लिश से रिलेटेड था। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका टॉपिक ठीक है, आपका नीच क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर आपको इंग्लिश वीडियोस भी बनानी पड़ेगी, वीडियो कंटेंट। शी वाज अ फीमेल एंड शी सेड ओके सर आई कैन डू इट इजीली। मैंने कहा फिर आप ठीक है चूज कर लें, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक था जिसमें वीडियो कंटेंट की जरूरत पड़नी है। और अगर ये चीज आपको ना समझ लगे कि किस टॉपिक पर लोग पढ़ना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या सुनना प्रेफर कर रहे हैं, तो उसका एक बेहतरीन हल है आप जाएं और गूगल पे जाकर सर्च कर लें वो कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं जी, दो कीवर्ड हम निकालते हैं, सर्च करते हैं। एक तो मैं सर्च करता हूं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, एक मैं सर्च करता हूं व्हाट इज SEO, ये व्हाट इज फ्रीलांसिंग। अब देखें जब मैं, चलें ये लोड हो रहा है जी, हो जाने दें। अब जब मैंने सर्च किया एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, देखिए इस पे जो पहले पेज पर रिजल्ट है वो भी वेबसाइट है, वेबसाइट है, वेबसाइट है, वेबसाइट है, वेबसाइट है, वेबसाइट है, वेबसाइट है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो एडवांटेजेस लोग पढ़ रहे हैं ऑफ इंटरनेट, ये कोई भी बंदा जाकर यूट्यूब पे सर्च नहीं कर रहा एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये लोग डायरेक्टली गूगल में सर्च कर रहे हैं। और लोग ज्यादातर वेबसाइट रिटर्न कंटेंट पढ़ रहे हैं इसके बारे में। जबकि मैं जब बात करता हूँ व्हाट इज फ्रीलांसिंग, इसमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी आ गए, रिटर्न कंटेंट भी आ गया, और साथ में ये देखें पहले पेज पर वीडियोस भी आ रहे हैं यूट्यूब पे। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जो गूगल सर्च इंजन में भी यूज हो रहा है और यूट्यूब पर भी सर्च हो रहा है। ये अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक आएगा हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू मेक बूटेबल USB फॉर एग्जांपल, ये मैं सर्च करता हूं। अब देखें, अब मेन चीज पहले नंबर पे तो उसने एक वेबसाइट दिखा दी माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऑफिशियल, उसके बाद फौरन क्या आ गई, वीडियोस 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 वीडियोस। इसका ये मतलब है ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये गूगल पे लोग बहुत कम सर्च करते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च होता है हाउ टू वाले।
और इसको अब मैंने एक नाम दिया था एजुकेशनल कीवर्ड। इफ यू रिमेम्बर, हमने इसे कहा था ये एजुकेशनल कीवर्ड है। चलें जी, मैं देखता हूँ। इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल कीवर्ड हमने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था किसी लेक्चर में। मुझे लेक्चर नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लेट्स सी। हाँ, टाइप्स: प्राइमरी, जनरल, वेरिएंट, सिनोनिम्स, ब्रॉड, शॉर्ट, लॉन्ग, लोकल, ग्लोबल। इस लेक्चर में पढ़ा था जनरल वर्सेस सीजनल हमने देखा। उसके बाद गुड पैरामीटर्स देखे, टाइप्स में प्राइमरी सेकेंडरी देखा, जनरल सीजनल देखा, इंफॉर्मेशनल ये थर्ड जो टाइप हमने पढ़ी थी, इंफॉर्मेशनल वर्सेस एजुकेशनल। और ये चीज देखें, मैंने ये बताया था कि एजुकेशनल कौन से होते हैं, हाउ वाले, और हाउ वाले में ज्यादातर क्या चलती है, व्लॉगिंग। ये चीज समझ लग गई। जितने भी ऐसे कीवर्ड हैं जो एजुकेशनल से रिलेटेड हैं उसमें ज्यादातर लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं ओवरऑल, इसको हम कहते हैं व्लॉगिंग। और जो वट वाले हैं ना, इंफॉर्मेटिव, उसमें लोग ब्लॉगिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अब ये दोनों चीजें मर्ज भी हो रही हैं। मैं ये कहता हूँ भाई, अगर ब्लॉगिंग करनी है ना वट वाले, तो आप इस पे आर्टिकल भी लिखें और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करके अपने आर्टिकल के साथ लिंक कर दें। अगर आपने एजुकेशनल है ना, तो इसका एक कंटेंट भी जनरेट कर दें ट्यूटोरियल टाइप, और अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी इसके साथ डाल दें। और इसकी एग्जांपल आपके सामने देखें, हाउ टू मेक बोटेबल यूएसबी। मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, पहले पेज पे तो ऑफिशियल वेबसाइट है पहले नंबर पर, और उसके बाद ये देखें सारी वीडियोस आना। अब उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, ये एजुकेशनल नहीं है। तो अब ये देख सकते हैं इसमें कोई भी वीडियो नहीं आई। अच्छा, अगर मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट टू टीवी पर, ये देख सकते हैं वही चीज है इंटरनेट वाला। पहले दो पे वो आर्टिकल आए, उसके साथ ही वीडियोस आना शुरू हो गए। हाउ टू, ये चीज समझ लग रही है। यूट्यूब को गूगल को एग्जैक्टली पता है कि किस तरह के कीवर्ड पर किस तरह की व्यूअरशिप ज्यादा है। अब गूगल को पता है भाई, अगर ये कीवर्ड सर्च होगा ना, तो इस कीवर्ड पर लोग पढ़ना कम प्रेफर करते हैं, सुनना या देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो यूट्यूब की वीडियो उठाकर लाना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर कोई एक इंग्लिश मूवी का कोई मूवी का नाम बताएं जी, कोई भी, इंडियन हो या इंग्लिश हो। चलें जी, जब वी मेट फुल मूवी। अब देखें, अब खुद बताएं, ये जो मूवी होती है ये लोग देखते हैं या पढ़ते हैं? देखते हैं ना। तो देखें, जब वी मेट किया तो उसने एक भी आर्टिकल नहीं दिखाया ऊपर, डायरेक्टली वीडियोस के लिंक देना शुरू कर दिया, क्योंकि गूगल को पता है भाई ये एक मूवी का नेम है, और ये वाला जो मूवी का नेम लिख के सर्च करते हैं लोग, ये पढ़ते नहीं है, ये मूवी देखने वाली चीज है वीडियो की शेप में। तो गूगल ने टॉप पे रिकमेंड ही वीडियोस कर दी। उसके बाद फिर नेटफ्लिक्स और अमेजोन और दूसरी वेबसाइट और रिव्यूज, और उसके अंदर भी देखें डेली मोशन या दूसरी वेबसाइट की वीडियोस लिंक आ रहे हैं रिलेटेड साथ। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है इंटेंट से कि भाई जो यूजर सर्च कर रहा है, गूगल को ये चीज उसके सर्च करते ही पता चल जाएगी कि इसमें कितने % लोग पढ़ना प्रेफर करते हैं या कितने % लोग देखना या सुनना प्रेफर करते हैं। तो जो ऐसे कीवर्ड हैं इंफॉर्मेटिव, उसमें तो रिटन कंटेंट ज्यादा यूज होता है। जो है एजुकेशनल हाउ वाले, उसमें वीडियो कंटेंट ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप जो भी टॉपिक पिक करें उसमें रिटन प्लस वीडियो दोनों को लेकर चलें, ताकि दोनों तरफ से आपका जो यूजर है ना वो कवरेज हो जाए। जब रिटन टेक्स्ट लिखेंगे उसके अंदर वीडियो डाल देंगे आप, ठीक है। अब अगर कोई रिटन टेक्स्ट पे आ भी गया और उसे पढ़ने में मुश्किल हो रही है, वो यहीं पर क्लिक करेगा और आपकी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, और आप ही की वेबसाइट में बैठ के वो वीडियो भी देख लेगा। जैसे आपके सामने ये देखें, ये यूट्यूब की एक वीडियो एम्बेड की है मैंने। अब अगर इसी वीडियो के अंदर मैं जाऊं, फॉर एग्जांपल इसको ओपन करता हूं, यूट्यूब पर चला जाता हूं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे रखा होगा, ताकि भाई अगर कोई वीडियो पे जाता है और वीडियो उसके लिए 1 घंटा सुनना मुश्किल हो रहा है, उसने तो एक चीज देखनी थी, वो कहता है मैं आर्टिकल से जाके 1 मिनट में या 2 मिनट में ये चीज देख लेता,
तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी अवेलेबल है, यानी कि इस लिंक से वो वीडियो में जा सकता है, वीडियो से बैक इस लिंक में भी आ सकता है। ये एक क्लोज लूप हुई हुई है, क्लोज लूप। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये लोड हो जाए। ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, ये देखें, ये सबसे ऊपर मैंने वही लिंक दिया हुआ वेबसाइट का dgs.com/learnwithga24, ये वाला कि भाई अगर आपने कंप्लीट डिटेल पढ़नी है इस कोर्स के बारे में तो यहाँ पर क्लिक करें और आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये मैंने इंटरलिंक कर दिया दोनों तरह के कंटेंट को। फिर इसको इंटरलिंक किया मैंने गूगल फॉर्म के साथ भी, और गूगल फॉर्म में भी इन दोनों का लिंक दिया हुआ है इसका। ये देखें, अब गूगल फॉर्म में जब आए तो मैंने इसका यूट्यूब का लिंक भी पास किया हुआ है। अब मैं इसे जब नेक्स्ट करूंगा तो फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, तो और दूसरी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। फिर मैं इससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स है उनका लिंक भी दे दिया, इसको फेसबुक के साथ भी लिंक कर दिया। ये चीज होती है कि आपने हर कीवर्ड, हर तरह के कंटेंट को आपस में लिंक करते चले जाना बस, ताकि आपके हर एंगल से जो यूजर कवरेज है ना वो प्रॉपरली हो जाए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बैलेंस, फिर कोई टेंशन नहीं किसी भी किस्म की। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है सर आप तो। ओके, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हो वालेकुम गया। सलाम। जी जी, क्लियर हो गया मामला। कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर अब इसमें? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू ठीक, वेरी मच, ठीक बहुत हो, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा सॉरी सॉरी, एक क्वेश्चन है, वो जी ये जी कि आपने ये वीडियोस की जो बात दी ना, तो उसमें कह लें कि हमको कीवर्ड अगर सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी हम हाउ वालों पे ना जाएं, नहीं नहीं, क्योंकि आप वहां पे जा हमें फिर सकते हैं। रैंकिंग है, तो वहां हाउ पे फिर वाला, हम एसडी देखिए, वगैरह कैसे ढूंढेंगे वहां पे? नहीं नहीं, आपने सिर्फ वेबसाइट की एसडी देखनी है, रिटर्न कंटेंट की बस। अच्छा, वीडियो तो हमने ठीक हो बनानी है गया। बनानी है। अब देखिएगा, ये जैसे हमारे 2-3 हफ्ते के लेक्चर होंगे एसईओ के, उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पर जी, ले आऊंगा। फिर मैं आपको फोर्स करूंगा ठीक हो कि गया। हर स्टूडेंट जिस निच में उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है उसी निच पर अपना यूट्यूब चैनल भी बनाए। वो हमने बनाना ही बनाना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सॉरी जी। सर यूट्यूब वीडियो चैप्टर्स अलाउ कर रहा है, इजीली रिक्वायर्ड वीडियो पार्ट ओपन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो बना सकते हैं। उसका एक तरीकेकार होता है, वो मैं बताऊंगा जब यूट्यूब वाला पोर्शन हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया जी, ये एक क्वेश्चन था, वो हो गया जी। चलें अब हम थोड़ा सा देखते हैं ऑन पेज एसईओ को। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? वैसे कल के लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में बता दिया था कि ऑन पेज एसईओ क्या है। हर वो स्टेप, हर वो प्रोसेस जो हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पेज पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि dgapps.com का ये एक पेज है। इसको रैंक करने के लिए जो भी मैंने स्टेप्स फॉलो किए इस पर्टिकुलर एक पेज के ऊपर, तो उसे मैं कहूंगा ऑन पेज एसईओ। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह थी, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक रेस्टोरेंट है, वहां पे चिकन कढ़ाई बहुत टेस्टी है, तो वो जो चिकन कढ़ाई को टेस्टी बनाने के लिए जो भी स्टेप फॉलो करता है वो उसकी ऑन पेज एसईओ है। अब उसके जो स्टेप उसने फॉलो किए हैं उससे सिर्फ उनकी एक डिश बेहतर होगी, बाकी की डिशेस बेहतर नहीं होंगी। अगर बाकी की डिशेस भी उससे बेहतर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, फिर तमाम डिशेस को वन बाय वन उन्हें सेपरेटली वर्क करके, मेहनत करके टेस्टी बनाना पड़ेगा, उसे सेट करना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर एक वेबसाइट में एक पेज है, 10 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, जितने भी पेजेस हैं, ऑन पेज एसईओ मुझे हर पेज की अलग अलग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करूंगा तो फिर एक पेज जिसकी कर लूंगा वो तो शायद रैंक होना शुरू हो जाए, बाकी के पेजेस रैंक नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा जो मेरी ट्रैफिक है वो इस पेज के ऊपर है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। आप देख सकते हैं ये कुछ ही टाइम में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा व्यूअर्स इस आर्टिकल पर आ चुके हैं। अब अगर मैं इसका कीवर्ड भी सर्च करता हूँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट,
अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर जो आर्टिकल रैंक हुआ है वो dgf.com, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के कीवर्ड पर, क्योंकि यही मेरा मेन कीवर्ड है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब इस आर्टिकल को बेहतर बनाने के लिए जो भी मैंने काम किया, मैंने इसका टाइटल बेहतर बनाया, इसका मेटा टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका टॉपिक का टाइटल, इसका कंटेंट, इंट्रोडक्शन, इसका टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपर्ली बनाया, इसमें फिर एडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिखे, उसकी लिस्ट बनाई, उसकी इमेज बना के डाली खुद से, फिर उसकी एक छोटे छोटे वो टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया इन सारी चीज़ों को, फिर उनमें से कोई 2-3 की मैंने इमेजेस भी लगा दी, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस की लिस्ट बनाई, फिर हर एक को मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया, फिर उनकी भी कुछ इमेजेस लगा दी मैंने खुद से बना के, फिर उसके सरप्राइजिंग फैक्ट्स लिख दिए कुछ, ताकि आर्टिकल को मजीद खूबसूरत बना सकूं, फिर मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए ताकि आर्टिकल को मजीद खूबसूरत बना सकूं। तो ये 10-10 मैंने प्लान किया था, 10 मैंने बेनिफिट लिखे, 10 मैंने डिसएडवांटेजेस लिखे, 10 ही क्वेश्चन लिखे, 10 ही फैक्ट्स लिखे, उसके बाद कंक्लूजन दिया, दैट्स इट। अब देख सकते हैं अच्छा खासा लोगों ने कमेंट भी किए हैं और इसकी व्यूज भी तकरीबन 5 लाख से ज्यादा हैं, 5.25 लाख से ज्यादा, 5,25,000। अब जो काम मैंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर, इस पर्टिकुलर एक पेज के ऊपर इसको बेहतर बनाने के लिए किया ना, वो क्या है, ऑन पेज एसईओ, दैट्स इट। इसके अलावा बाकी काम अगर मैं वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए करूंगा तो वो ऑन साइट एसईओ होगी, टेक्निकल एसईओ होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेस्टोरेंट में उस एक डिश को बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रोसेस किया वो उसकी ऑन पेज एसईओ। फिर उस रेस्टोरेंट में अगर उन्होंने ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर बनाना है, चेयर्स अच्छी रखनी है, सिटिंग कैपेसिटी अच्छी रखनी है, स्टाफ अच्छा रखना है, क्रॉकरी अच्छी रखनी है, एनवायरनमेंट अच्छा करना है, कोई स्मेल ना हो वहां पर, सफाई का अच्छा खास ख्याल हो। अब ये सारी क्या ऑन साइट एसईओ, यानी कि अगर ये चीजें ठीक होंगी तो इसका बेनिफिट तमाम डिशेस को होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो ऑन पेज एसईओ का है, तो वो चीज आपको पता चल गई है ऑन पेज एसईओ क्या है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट कम्स इन ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में आती क्या क्या चीजें। ओके जी, हम इस आर्टिकल को अपने सामने रखते हैं। सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा भाई, इसका यूआरएल सेट करना होगा, प्रॉपर यूआरएल रखना है, डिस्क्रिप्टिव रखना है। देखें यही मेरा कीवर्ड है ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इसी का मैंने यूआरएल बना दिया, कीवर्ड रेंज। तो भाई सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे इसका यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है। दूसरे नंबर पर मैंने ये देखें इसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स, मेटा सेटिंग्स। तीसरे नंबर पर मैंने इसका कंटेंट ऑप्टिमाइज किया। कंटेंट में क्या है, ये टेक्स्ट भी है, ये टेबल ऑफ कंटेंट भी है, इमेजेस भी हैं, ऑडियो वीडियो जो भी व्हाटएवर, बेसिकली पूरी की पूरी ऑन पेज एसईओ यही 3 चीजें। अगर ये 3 चीजें आपको सही से समझ आ गई तो समझ लें आप ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट बन गए। उसमें यूआरएल क्या है, कैसे रखना है, किस तरह का रखना है, किस तरह का नहीं रखना, काफी सारी चीजें हैं, आज हम वो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। दूसरे नंबर पर मेटा सेटिंग है, मेटाज में क्या क्या चीजें आती हैं। चलें जी, मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता देता हूँ कि मेटा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें मेटा टाइटल आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, मेटा टैग्स आते हैं, उसके अलावा ओजी मेटास, उसमें फिर सारी ये चीजें आती हैं। उसके अलावा कैनोनिकल एंड सम एक्स्ट्रा टैग्स। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, एक एक चीज हमने एक एक मेटा टाइप को हमने उठाना है, डिटेल में स्टडी करना है। नो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट क्या है, कोई बताएगा कि कंटेंट कहते किसे हैं? जल्दी से कोशिश करें, जो भी आपको समय लगता है 2, 4, 5 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करने की, ज्यादा लेंथी भी नहीं लिखना। मोवाद, ओके, the information on page is called content, yes, your user को need को fulfill करे, बिल्कुल। material written on that topic, okay, audio video picture writing, yes, any piece of information, yes, बिल्कुल ठीक है। आप हर बंदे ने अपने अपनी वर्डिंग में सही बताया। ओके, यूजफुल इंफॉर्मेशन, बस कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमारा कंटेंट है। ठीक है, अब वो किस शेप में हो सकता है, वो रिटर्न टेक्स्ट की शेप में भी हो सकता है,
वो इमेजेस की शेप में भी हो सकता है, वो वीडियो की शेप में भी हो सकता है, वो ऑडियो की शेप में भी हो सकता है, वो किसी डॉक्यूमेंट्स की शेप में भी हो सकता है, वो किसी प्रेजेंटेशन की शेप में भी हो सकता है, वो कोई इन्फोग्राफिक्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, वो ग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ भी। कोई भी ऐसी शेप जहां से हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई डाटा मिल रहा है, कोई भी एक फीचर या इंफॉर्मेशन फैच हो रही है, वो कंटेंट है। सिर्फ रिटर्न कंटेंट को कंटेंट नहीं कहते, इमेजेस भी कंटेंट है, वीडियो भी कंटेंट है, ऑडियो भी कंटेंट है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच हुआ है वो भी कंटेंट है, कोई प्रेजेंटेशन है वो भी कंटेंट है, कोई इन्फोग्राफिक्स यूज है वो भी कंटेंट है, कोई ग्राफ्स आ रहे हैं वो भी कंटेंट है। ईच एंड एवरीथिंग इज कंटेंट। ये जो दो तरह का कंटेंट है ना, हर वेबसाइट में यूज होता है। आप कोई एक सिंगल वेबसाइट उठा लें जिसमें ये दो तरह का कंटेंट ना हो, नहीं मिलेगी। हर वेबसाइट में रिटन टेक्स्ट प्लस इमेजेस, ये दो चीजें तो इन एनी केस होंगी, बाकी चीजें ऑप्शनल है। कुछ वेबसाइट में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी लेकिन मोस्टली में नहीं मिलेंगी, लेकिन इन फ्यूचर में आपको वीडियोस भी लेकर आनी पड़ेंगी। ऑडियो बहुत कम में होती है, डॉक्यूमेंट्स भी ना होने के बराबर वेबसाइट है, प्रेजेंटेशन इन्फोग्राफिक्स बहुत कम होता है, लेकिन ये दो तरह का कंटेंट लाजमी यूज होता है। तो हम इस दो तरह के कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे ज्यादा, कि रिटन टेक्स्ट क्या है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, फिर इमेजेस के क्या है, इमेजेस के ऑप्टिमाइजेशन के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे हम देखेंगे, क्या डूज डोंट्स, ये सारी चीजें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसी चैप्टर में देखेंगे। ये तीन चीजें बेसिकली हमने डिटेल में पढ़नी है, यूआरएल, मेटा सेटिंग और कंटेंट। ये तीन चीजें अगर हमें समझ लग गई, हमारी ऑन पेज एसईओ कंप्लीट। और इंतहाई आसान टॉपिक है, इंतहाई आसान टॉपिक है, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आपने। अगर एक दफा बेसिक लॉजिक अंडरस्टैंड कर लेना आपने ऑन पेज की, तो आप देखिएगा कि आप कहेंगे ऑन पेज तो है ही बच्चों वाली चीज। और बिलीव मी, बहुत सारे लोग ऑन पेज एसईओ में ही गलती करते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप है। सबसे पहले जो हमने चीज सेट करनी होती है वो ऑन पेज ऑन साइट करनी होती है, ऑफ पेज बाद की चीज आती है। सबसे पहले हमने डेवलपमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑन साइट हमने देखनी होती है, फिर ऑन पेज, फिर दोबारा ऑन साइट के ऊपर जाते हैं। ये एक पैरेलल चल रही होती है, ऑन पेज और टेक्निकल। जब ये चीजें प्रॉपर्ली सेट हो जाती हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाती है, हमारे कोई कीवर्ड, कोई ब्लॉग गूगल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम लिंक बिल्डिंग शुरू करते हैं। उसकी एक स्पेसिफिक रीजन है, डे वन से कभी भी लिंक बिल्डिंग पे नहीं जाना। दैट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट चैप्टर, जब हम ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम थोड़ा सा यूआरएल को स्टडी करना शुरू करें। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, URL stands for Uniform Resource Locator। जो URLs है ना, ये बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपके घर का एड्रेस। दुनिया में आपके घर का एड्रेस आपके घर के अलावा किसी और घर का नहीं हो सकता। एग्री करते हैं आप इस बात से? जो एड्रेस आपके घर का है ना, वो पूरी दुनिया में ये एड्रेस किसी और के घर का नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह आपके पेज का जो यूआरएल है ना, वो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। जो यूआरएल आपको एक दफा मिल गया ना, दुनिया में वो यूआरएल कोई और बंदा नहीं बना सकता। क्लियर हो गया? ओके, अब यूआरएल, सबसे पहले यूआरएल है क्या चीज, ये हम इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। चलें जी, मैं एक यूआरएल लिखता हूं, बल्कि आपके सामने ना यहाँ से कॉपी करता हूँ। सेल बाबा से कोई यूआरएल उठाते हैं, देखता हूँ या नहीं, खुद ही बना लेते हैं। चलो, URL example.com/tools/SEO tools/DA chapter.php। ये एक यूआरएल बना लिया मैंने, सबको नजर आ रहा है?
ओके, अब हम देखते हैं कि यूआरएल में है क्या चीज। अच्छा, सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ना HTTPS, ये क्या कहलाएगा बताते हैं। HTTPS क्या चीज है? ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। बेसिकली ये ब्राउजर को इस काबिल बनाता है कि वो सर्वर के साथ डाटा ट्रांसफर करने के लिए कनेक्शन बिल्ड कर सके, ब्राउजर और सर्वर के दरमियान। अब ये जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। द वन इज HTTP, other is HTTPS. HTTP stands for Hyper Transfer Hypertext Transfer Protocol. ये भी वही चीज है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बस ये एस का मतलब सिक्योर होता है, ठीक है। ये स्टैंड्स फॉर है। अब अगर मैंने अपनी वेबसाइट में SSL इंस्टॉल कर लिया, सिक्योरिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर है। SSL क्या है, हम इन डिटेल पढ़ेंगे टेक्निकल SEO में। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, कैसे मेक श्योर करना है, कैसे टेस्टिंग होनी है, कितनी टाइप्स के हैं, ये सारी चीजें इन डिटेल हमने SSL के टॉपिक में पढ़ना है। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। SSL एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डाटा को सिक्योर करता है। बेसिकली जब आपकी एक कम्युनिकेशन होती है ना, डाटा ट्रांसफर होता है, तो वो दो तरह से हो सकता है। एक होता है कि आप उसे इनक्रिप्ट करके सेंड करें, यानी कि उसकी शेप बदल के सेंड करें। फॉर एग्जांपल आपने किसी को ABC सेंड करना है, तो वो ABC की बजाय वहां पर 1 2 3 चला गया, तो उसे पता है 1 का मतलब A है, 2 का मतलब B है, 3 का मतलब C है, और वो इसको डिकोड कर देगा। बड़ा सिंपल सा, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड है, लेकिन इतनी सिंपल इंक्रिप्शन नहीं होती है SSL में। 1 to 8 बिट इंक्रिप्शन होती है, जो कि बहुत एडवांस लेवल की होती है, जो कि डिक्रिप्ट करना इस वक्त अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका, ठीक है। बहुत सिक्योर होती है। दूसरा एक तरीका होता है नेकेड डाटा ट्रांसफर, ठीक है। नेकेड डाटा ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपने ABC सेंड करना था और ABC ही सेंड कर दिया। अब रास्ते में अगर कोई इंट्रूडर बैठा, उसने आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर ली, तो उसे फौरन पता चल जाएगा ये तो ABC है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप किसी अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि किसी और को ना पता चले, तो आप कोई शॉर्ट वर्ड्स या शॉर्ट कोड यूज करना शुरू कर देते हो। जिस दोस्त को कुछ बताना चाहते हो उसे तो समझ लग जाती है, लेकिन किसी दूसरे को नहीं समझ लगती। बस अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हम उसकी शेप बदल देते हैं, एक शेप से दूसरी शेप में, ताकि अगर कोई इंट्रूडर उस डाटा को ले भी ले तो उससे ये ना पता चले ये क्या लिखा होगा, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये हम SSL वाले उसमें पढ़ेंगे। और गूगल ने अब इसे फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर दिया। जिस वेबसाइट में SSL नहीं होगा, गूगल उसे रैंकिंग नहीं देगा। गूगल ने स्ट्रेट अवे 2018 में इसको इंप्लीमेंट किया और 2019 में फोर्स कर दिया कि जो बंदा आज के बाद SSL नहीं यूज करेगा, मैं उसकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं दूंगा। तो ये सिंपल, ये एक प्रोटोकॉल है, ये HTTP या HTTPS, समझ लग गई। अच्छा, इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करें। अब ये www क्या चीज है? व्हाट इज दिस www? वर्ल्ड वाइड वेब। एक वक्त था जब बेसिकली www के अलावा बहुत सारे डिफरेंट टोपोलॉजीज होती थी। वैन का दौर होता था, वाइड एरिया नेटवर्क का। मैन का दौर होता था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। अब वो सारा दौर खत्म हो चुका है। अब दुनिया की हर चीज www पर आ चुकी है। उस वक्त ये चीज डायग्नोज करने के लिए कि हम इसे वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या किसी और नेटवर्क एरिया के साथ हैं, हमें यहाँ पर बताना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि वो कंसेप्ट खत्म हो गया दुनिया से, तो अब आप www यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको क्या कहा जाता है, www को सब डोमेन। अब www को गूगल कैसे ट्रीट करता है, अब गूगल इसको एज ए सब डोमेन ट्रीट करता है। सब डोमेन का मतलब पता है किसे कहते हैं? व्हाट डज इट मीन बाय द सब?
सर हमने जो होस्टिंग ली है उसमें एसएसएल इंक्लूड, जी होस्टिंग में इंक्लूड है, अब तकरीबन हर होस्टिंग में इंक्लूड होता है, जो आपने लिया उसमें भी इंक्लूड है एसएसएल। अच्छा, सब कहते हैं छोटे को, जैसे आप कहते हैं ना एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, छोटा इंस्पेक्टर। इसी तरह एक इंजीनियर होता है, एक सब इंजीनियर जो उसका छोटा इंजीनियर होता है। ये सिर्फ एक लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसी तरह example.com एक डोमेन है, उसकी अगर एक सब डोमेन बना दूं www.example.com तो ये इसकी सब डोमेन हो जाएगी, या mail.example.com या tools.example.com। जैसे गूगल ने अपनी बहुत सारी चीजों की सब डोमेन बनाई है, जैसे trends.google.com। अब जो डोमेन एक्चुअल में वो क्या है, वो google.com है। अब ये ट्रेंड्स क्या है, ये उसकी सब डोमेन है, एक उसी का एक पोर्शन बना के उसने सब डोमेन बना दी अलग से, और उसके ऊपर पूरे का पूरा गूगल ट्रेंड टूल चला दिया उन्होंने। समझ लग गई? अब ये सारी वेबसाइट्स गूगल की हैं, गूगल के ऊपर मोर देन 100 सब डोमेन्स चल रही हैं जो हम एसईओ वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह ads.google.com है, इसी तरह mail.google.com है, इसी तरह maps.google.com है, ठीक है। ये सारी सब डोमेन है। ये देखें, ये गूगल से पहले ये एड्स, ये भी सब डोमेन है। ये देखें, जीमेल खोलें तो ये भी mail.google.com ओपन होता है, ये भी सब डोमेन है। मैप्स खोलें तो ये उन्होंने सब डोमेन की बजाय डायरेक्टली बनाई है मैप को अलग तरीके से। ये ट्रेंड्स देखें तो ये भी सब डोमेन पर है। तो ये चीज आपको समझ लगी। ये वाली जो चीज है ये पहले किसी जमाने में वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पे कंसीडर होती थी, यानी कि नेटवर्क एरिया डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब इसका रोल खत्म हो चुका है। अब अगर आप इसको www यूज करेंगे तो ये एज ए सब डोमेन रोल प्ले करेगी, और यही वजह कि मैंने जिंदगी में कभी अपने यूआरएल के अंदर www इस्तेमाल नहीं करता। ये देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अब अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लिख भी दूं www डॉट, तो मैं इंटर करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया मैंने, रीडायरेक्ट करवा दिया, ठीक है। इसका भी एक तरीकेकार होता है कैसे हमने करना है खत्म। ये जब एसएसएल वाला पढ़ाऊंगा उसमें ये फिर 4 डिफरेंट तरह के यूआरएल होते हैं, तो वो सारे कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। www की भी समझ लग गई। अब एक चीज है example.com। ये क्या चीज है example.com? दिस इज नोन एज डोमेन नेम। ये आपकी एक्चुअल डोमेन होती है। यू गेट माय पॉइंट? अब ये डोमेन नेम वो है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने खरीद भी ली है, और कुछ लोग अभी खरीदने के प्रोसेस में भी होंगे, ठीक है। अब ये डोमेन नेम कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर, आई थिंक लेक्चर नंबर 14 कर चुके हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर एक चीज आ जाती है .com। ये क्या चीज है, व्हाट इज .com? इसको क्या कहते हैं? यस, दिस इज नोन एज TLD। TLD स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। अब TLD में भी अगेन दो तरह की होती है, एक होती है ग्लोबल TLD, सॉरी, एक होती है लोकल TLD। ग्लोबल TLD वो होती है जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में चलती है, जैसे .com है, .net है, .org है, .info है, .io है, एंड एटसेट्रा, ठीक है। जो लोकल TLD होती है ये होती है कंट्री लेवल, यानी कि किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक होती है, जैसे कि .pk है, .com .pk है, .in है, .co है, CA है, एटसेट्रा। यानी कि किसी कंट्री को डिनोट कर देते हैं। जैसे .pk का मतलब है पाकिस्तान, .com .pk भी पाकिस्तान के, .in इंडिया के, .ca कनाडा की है, इसी तरह .UAE की है, इसी तरह .sa सऊदी अरेबिया की है। ये सारी की सारी लोकल TLDs कहलाती है। अगर हमने ब्लॉगिंग के ऊपर जाना हो तो मैं हमेशा ग्लोबल TLD को प्रेफर। अगर मेरा कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है और वो सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए है तो फिर मैं हमेशा लोकल TLD को प्रेफर करता हूँ, फिर ग्लोबल को नहीं प्रेफर करता। समझ लग गई? ये डिपेंड करता है कि आप, अब जैसे ब्लॉगिंग किसी एक कंट्री का मोहताज तो नहीं है ना। अब अगर ये मेरा आर्टिकल है, मैं ये तो नहीं चाहूंगा सिर्फ पाकिस्तान से आए, भाई दुनिया में से जहां से मर्जी है। अब देख सकते हैं यहाँ नीचे कमेंट्स में जाके देखें तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस कंट्री के लोग हैं। इनको कमेंट सेक्शन हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। लोड होता है तो देखते हैं।
और अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो सिर्फ विद इन कंट्री हो रहा है, जैसे कि भाई आप कोई चीज सेल करते हैं, आप माउस सेल करते हैं, आप कीबोर्ड सेल करते हैं, अब आपको पता है भाई ये माउस कीबोर्ड आप दुनिया के किसी और कंट्री में डिलीवर नहीं कर सकते, यू आर सेलिंग दिस विद इन पाकिस्तान, और आप कीबोर्ड माउस के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप .pk डोमेन रख सकते हैं, कीबोर्ड माउस .pk बस, या गेमिंग डिवाइसेस .pk, उसमें आप गेमिंग माउस, गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग के दूसरी एसेसरीज भी रख रहे हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप .pk को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर ब्लॉगिंग के लिए तो आप कोशिश करें कि आप ग्लोबल टीएलडी को ही प्रेफर करें, समझ लगे। और ग्लोबल टीएलडी में भी सबसे ज्यादा जो मैं प्रायोरिटी देता हूँ वो .com को देता हूँ। अगर .com नहीं है तो फिर .net नहीं है, .org नहीं है, .info, फिर हम आगे नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। हाँ, समटाइम हमें नाम बहुत अच्छा मिल जाता है तो फिर हम .info में भी ले लेते हैं, .io में भी ले लेते हैं। अब .io में मेरे पास बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जो एग्जैक्ट नेम है, xrays.io, hdmi.io, इस तरह की काफी सारी डोमेन है। इसी तरह .info में onlinetools.info, पूरी की पूरी ऑनलाइन टूल्स एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ अवेलेबल है। अब ये चीजें .net, .org, .com में नहीं अवेलेबल हो सकती, तो उस सिनेरियो में मैं चला जाता हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी नाम ऊपर नीचे हो तो फिर मेरी कोशिश होती है .com को ही प्रेफर किया जाए। अब ये देख सकते हैं, अब ये MC नीलिया, अब ये डेफिनेटली पाकिस्तानी नहीं है, फिना नगोम पाकिस्तानी नहीं है, शिवन उमर रफी हो सकता है पाकिस्तानी हो, नाम तो ऐसा ही है। अब यहाँ से हमें देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग हमें फॉरेनर्स नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं लग रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा ब्लॉग है ये पाकिस्तान से ज्यादा बाहर किसी दूसरे कंट्री से लोग विजिट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज से हमें ये पता चल जाता है, तो हमें ग्लोबल टीएलडी को ही प्रेफर करना चाहिए। ये चीज समझ लग गई आपको? अच्छा, हमने HTTPS देख लिया, www देख लिया, example.com देख लिया, .com देख लिया। अब ये क्या चीज है जो SEO टूल्स हमने बना हुआ है, /SEO-tools/ what is this? अब ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा? दिस इज नोन एज डायरेक्टरी। ये एक डायरेक्टरी है बेसिकली। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं ना, तो वो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बन जाती है। तो ये बेसिकली सर्वर के ऊपर इसी तरह का एक फोल्डर पड़ा होता है जिसका ये नाम होता है, जिसके अंदर हम SEO टूल्स के सारे फाइलें SEO टूल्स वाली हो सकते हैं, डायरेक्टरी SEO टूल्स हो, एक SEO गाइड हो, एक हो SEO सर्विसेज की हो, एक SEO अपडेट्स की हो, एक SEO न्यूज की हो। हमने उसके फोल्डर वाइज अगर अलग अलग किए हैं, तो ये चीज है। ये अगर आप में से कुछ लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हमने कोई ये तब पॉसिबल है या तब बनानी चाहिए जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़े लेवल की है, जेनेरिक कर रहे हैं। अगर हम बना ही उसे नैनो नीच में रहे हैं या माइक्रो नीच में रहे हैं तो फिर इसको कैटेगराइज या डायरेक्ट पेज या फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद है DAchecker.php। अब ये क्या चीज है? इसको हम बेसिकली कहते हैं स्लग या पेज एड्रेस, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली ये मेरे उस पेज का पर्टिकुलर एड्रेस है। अब DA चेकर किसे कहते हैं? डोमेन अथॉरिटी चेकर, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो DA चेकर एक टूल है। अगर आप गूगल पे जाके इसको सर्च भी करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम भी होगा, होपफुली। देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और ये वही टूल है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं कीवर्ड एवरीवेयर का या उबर सजेस्ट। आप देखें 60,000 से ज्यादा इसका मंथली सर्च वाले में DA चेकर का, ठीक है। और देख सकते हैं इसमें DA 53, 91, 84, 58, 45, 41, 52, 38, 48, 49। पहले 10 पेजेस में कोई भी 30 से नीचे DA ही नहीं है। इसकी SD भी होपफुली ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं SD 52 है, और ये कहां पर है? ये कनाडा में है। अच्छा, इसका ज्यादातर जो यूज है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वुड बी इन इंडिया। हम इंडिया इंग्लिश करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कि इसका इंडिया में क्या सर्च वाले है। इसका तो 390 था ना कनाडा में। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मैं कनाडा में क्लास थी मेरी आज, तो उनकी वजह से मैंने कनाडा किया हुआ था चेंज। तो हम इसे यहाँ पे इंडिया करते हैं, लेट्स से। देखिए 390 के बजाय 27,000 हो गए, यानी कि तकरीबन
50% सर्च वाले में जो है ना इंडिया से, और इसकी एसडी 52 है। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो वो बहुत सारे टूल्स बनवा सकता है एसईओ से रिलेटेड और अच्छी खासी ट्रैफिक गेन कर सकता है। अब जैसे देखें वेबसाइट एसईओ चेकर है, moz.com है, Ahref है, इसमें जो एक बहुत ज्यादा चलती है ये है स्मॉल एसईओ टूल। ठीक है, अब अगर मैं स्मॉल एसईओ टूल का उबर सजेस्ट में जाकर सिर्फ एनालिसिस करता हूं ना, चलें करके दिखाते हैं। इसकी डोमेन उठाते हैं, हम देखते हैं इसकी डोमेन पे ट्रैफिक कितनी है, और इसकी वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मॉल एसईओ टूल्स हैं कुछ एसईओ से रिलेटेड। ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसमें ट्रैफिक भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा मजीद बेहतर हो जाए। ये लोड हो रहे हैं जी, टूल्स होने दें सर। स्नैप पेज में .php आना अच्छा होता है, यस ये मैं बताता हूँ .php से क्या फायदा है क्या नुकसान है। ट्रैफिक एस्टिमेशन में जाते हैं, ट्रैफिक ओवरव्यू में जाते हैं, यहाँ पे हम अपने डोमेन सेलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं। देख सकते हैं ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक इस वेबसाइट की कितनी है, मोर देन 18 मिलियन पर मंथ। कैन यू इमेजिन? और यस ये फैसलाबाद क्या कोई लड़का है उसने बनाई हुई है। अब ये देखें 19.4 मिलियन ट्रैफिक एक महीने में। ठीक है, और इसकी ट्रैफिक देखें अब बढ़ती जा रही है डे बाय डे। ये यहाँ पे बढ़ी है, फिर डाउन हुई, फिर बढ़ना शुरू हो गई है। भाई जो बंदा कोई तकरीबन 20 मिलियन ट्रैफिक ले रहा है, इसका मतलब है पर डे उसके 6-7 लाख विजिटर है एक दिन का। तो सोचो ये बंदा कितने पैसे बना रहा होगा। कम अज कम मेरा जाती ख्याल है ये ज्यादा नहीं ना, ज्यादा नहीं तो 3-4 मिलियन रुपीस पर मंथ कमा रहा होगा सिर्फ इस वेबसाइट से। 30-40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया अर्निंग है इस वेबसाइट के, सिर्फ इस एक वेबसाइट पे स्मॉल एसईओ टूल। और ये क्या करता है, इसने सिर्फ टूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है डेवलप करवाने पर। ये देखें काफी सारे उसने टूल बनाए हुए, 100+ टूल्स हैं उसके पास छोटे छोटे, और ये डाले हुए, और हर टूल इसका रैंक हुआ है। जैसे हमने डीए चेकर यूज किया था तो उस पे भी, अब ये देखें इसने पेड भी कर दिए, ये एड से कि 30-40 लाख रुपया कमाता होगा सिर्फ एड से। तो यहां से आपको अंदाजा हो सकता है कि कितनी ट्रैफिक लेकर आ रहा है। तो अगर आप में से कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, तो इस तरह के टूल्स बेस वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। टूल बेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसके ऊपर जो यूजर एंगेजमेंट होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि लोग सर्च ही टूल यूज करने आ रहे होते हैं। अब जैसे ये देखें इसने ना प्लेयरिज्म चेकर को, ये देखें इसने अब पेड वर्जन भी अपने लॉन्च कर दिए। ये देखें $9.8 पर मंथ, $26 पर मंथ, $40 पर मंथ, $13 पर मंथ, $5 पर मंथ। अब देखें जिसके पास 20 मिलियन ट्रैफिक होगी उसके मंथली कितने टूल बिकते होंगे, अच्छे खासे। और ये भी बेसिक लेवल की है सिर्फ। अब जैसे जैसे मैं इसका वो वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो वैसे वैसे इसके रेट भी बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई? तो ये बेसिकली स्लग होता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे केस में क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, यहाँ तक ये स्लग है। ठीक है, .php क्या चीज है जी, व्हाट इज .php? दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द पेज। पेज की एक्सटेंशन बताती है, जैसे .jpg इमेज की एक्सटेंशन बताती है, इसी तरह बहुत सारे। अब आज के दौर में हम प्रेफर नहीं करते .html, .htm या .php या .aspx लगाना, हम इसको प्रेफर नहीं करते, नॉट रिकमेंडेड, मेरी नजर में नहीं लगाना चाहिए। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर उसे नहीं लगाया हुआ .php किसी भी पेज में नहीं। ठीक हो गया, ये आपको यूआरएल पढ़ना आ गया। और इस पूरे को क्या कहते हैं, दिस ओवरऑल कंप्लीट, दिस कंप्लीट इज नोन एज यूआरएल। ये पूरा मिलके यूआरएल है, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये सब डोमेन है,
ये डोमेन है, ये TLD है, ये डायरेक्टरी है, ये स्लग है, ये इसकी एक्सटेंशन है। अगर इसके साथ कोई ट्रैकिंग कोड यूज करेंगे तो वो भी हम बता सकते हैं। जैसे मैं ट्रैकिंग कोड यूज करता हूँ, जैसे ये 53 है। अब अगर किसी को ये आर्टिकल बताना है ना, तो मैं पूरा लिंक नहीं सेंड करता हूँ, उससे बस ये कह देता हूँ dgapps.com/53। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला किसी को बताना है कि भाई आप मेरी वेबसाइट पे जाओ और कोर्स की कंप्लीट डिटेल देख लो, वो कहते हैं जी लिंक दे दे। मैं कहता हूँ dgapps.com/24 कर ले, 24 ट्रैकिंग आईडी है। देखें 24 लिखा इसने फॉरन ऑटो रिडायरेक्ट करके वो वाला पेज ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस में इसकी भी जरूरत नहीं है। जी जी, ट्रैकिंग कोड बिल्कुल ठीक होता है। उससे इसका फायदा ये होता है कि अगर कल को आप यूआरएल चेंज भी कर लेना तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 301 रीडायरेक्ट हमने बाय डिफॉल्ट कोडिंग के थ्रू किया होता है। ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आपको ये समझ लगे कि यूआरएल है क्या चीज, यूआरएल के पोर्शन क्या क्या है। अब किसी पोर्शन को अगर रीड करना हो तो आपको एग्जैक्टली पता है। अब अगर मैं ये आप मुझे कोई डोमेन सर्च करके दें और मैं उन्हें कहूं कि अच्छा इसके TLD क्या है, तो आप पता चल जाएगा कि इसके TLD क्या है, .com है, .net है, .org है। अब ये तो आपको इस तरह की टर्मिनोलॉजीज समझ लगना शुरू हो जाएंगी। जी ये लारावेल में बनी हुई है मेरे वाली वेबसाइट, समझ लग गई ये चीज। ओके, अब हम थोड़ा सा मजीद चीजों को आगे लेकर चलते हैं। URL rewriting techniques। अच्छा, यूआरएल को सम टाइम हमें चेंज भी करना पड़ सकता है, सम टाइम यूआरएल चेंज करना पड़ सकता है। तो अच्छा एग्जांपल देता हूँ पहले। ओल्ड यूआरएल था मेरा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, https://dgapps.com/advantages and disadvantages of the इंटरनेट। चलें जी, ये यूआरएल है। अब जब मैंने ये यूआरएल बनाया उस वक्त मुझे समझ नहीं थी, मैंने दी एंड इस तरह के वर्ड यूज कर लिए। अब मुझे लग रहा है कि ये यूआरएल थोड़ा सा लेंथी हो गया, मुझे इसे शॉर्ट करना चाहिए, तो मैं न्यू यूआरएल बना देता हूँ ये https://dgapps.com/advantages disadvantages of इंटरनेट। थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, ठीक है। या मैं कोई और रखना चाहता हूँ, या इसमें कोई और मिस्टेक थी, या इसमें गलती से कहीं स्पेल मिस्टेक होगी, डबल एस लग गया, एक एग्जांपल देगा। अब ये यूआरएल तो मैंने शेयर भी कर दिया इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दिया, यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया। अब अगर मैं यूआरएल ही चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये देखिएगा। अब उससे इसको कोई रिडायरेक्ट मिल नहीं रहा। अब वो मेरे सर्वर से ये ढूंढ रहा है कि ये वाला कोई लिंक एग्जिस्ट करता है या नहीं, नहीं मिला, और वो ले गया मुझे 404 पे। वो कहता भाई ये लिंक एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, जब गूगल कोई लिंक ओपन करेगा, अब गूगल में तो इंडेक्स हो गया ना पुराना लिंक, अब कोई यूजर आएगा वो 404 पेज पे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने तो उसका लिंक चेंज कर दिया। तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हम रीडायरेक्ट करेंगे ओल्ड यूआरएल टू न्यू यूआरएल। redirect our old URL to new URL। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीडायरेक्ट करना हमें जरूरी है। अगर रीडायरेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम अपनी ट्रैफिक जाया कर रहे हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, आई एम श्योर आपको सारी चीजें समझ लग जाएंगे। आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका CNIC बना होगा, शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं। अब शनाख्ती कार्ड पे आपका एक परमानेंट एड्रेस लिखा होगा। अब आपका एक घर है जिसमें आप रहते हैं, अब आपने क्या किया, अब आपने अपना घर बेच दिया, बेच के न्यू घर ले लिया कहीं और।
तो आप क्या करेंगे, आप फौरन अपने डॉक्यूमेंट पे परमानेंट एड्रेस चेंज करवाएंगे, यही काम करेंगे, क्योंकि वो घर बेचकर आप नया घर ले चुके हैं। एक ऑप्शन ये हो गई। दूसरी ऑप्शन, आपने घर नहीं बेचा, आपका घर रेनोवेट होने वाला था, आपने कहा जी ये 2 महीने लगेंगे रेनोवेट होने में, चलें 2 महीने के लिए हम किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जब ये घर रेनोवेट हो जाएगा हम दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। समझ लगी कि 2 महीने के लिए शिफ्ट किया किराए के घर पे, 2 महीने के बाद दोबारा आपने अपने घर में आना है, क्यों? क्योंकि आपके घर की रेनोवेशन हो रही है। अब आप बताएं कि आपने डॉक्यूमेंट पे एड्रेस चेंज करवाएंगे या नहीं? नहीं करवाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब जो लेबर आपके घर में लगी हुई है ना, आप उन्हें बताएंगे कि भाई अगर कोई डॉक आ गई, हमारा कोई लेटर आ गया, तो आप काइंडली रख लीजिएगा या हमें दे दीजिएगा। अब बेसिकली वो डॉक क्या हो रही है, रीडायरेक्ट। अब उधर ट्रैफिक गई, आपने उस घर वालों को बताया हुआ जो आपकी लेबर लगी है कि भाई अगर कोई डॉक आ जाए मीनवाइल हमें दे दीजिएगा। अब वो रीडायरेक्ट होकर आपके पास आ जाएगी, लेकिन कब तक? क्या परमानेंट रीडायरेक्ट होगी? नहीं, टेम्परेरी, फॉर सम टाइम, जब तक आप खुद शिफ्ट नहीं हो जाते। जब आप शिफ्ट होंगे फिर तो रिडायरेक्ट नहीं ना जरूरत होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर वो घर ही छोड़ दिया, आपने बेच दिया, आप किसी और घर में शिफ्ट हो गए, तो फिर क्या करेंगे उन घर वालों को कि भाई अगर फिर भी कोई हमारा डॉक्यूमेंट आ जाता है जहां पे कोई पुराना एड्रेस दिया होगा, तो आप काइंडली ये हमारा नया एड्रेस है यहाँ पर भेज दीजिएगा। अब वो रिडक्शन परमानेंट होगी, फॉर लाइफ होगी, कि अगर उसे कोई साल के बाद भी कोई लेटर आ जाता है, उनको पता है कि ये पहले ये लोग रहते थे इस घर में, वो आपको कॉल करके बता देगा भाई आपको कोई लेटर आया हुआ है, ले जाएं। समझ लग रही है? यही दो तरह का काम इंटरनेट की दुनिया में होता है, उसे कहते हैं यूआरएल रीराइटिंग टेक्निक्स, यानी कि यूआरएल रीडायरेक्शन टेक्निक्स भी इसे कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है 301, एक होती है 302। जो 301 होती है उसे हम कहते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन, और जो 302 होती है उसे कहते हैं टेम्पोरेरी रीडायरेक्शन। बात समझ लगी? इस एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि भाई अगर घर ही बेच दिया, बेच के नए घर में चले गए, तो अब आपको कौन सी रिडक्शन लगेगी? परमानेंट 301। एक तो आप एड्रेस चेंज करवाएंगे फौरन अपने डॉक्यूमेंट पे जहां जहां पॉसिबल है, और जहां नहीं करवा सके, भूल गए, आप पुराने घर वालों को कहेंगे भाई अगर मेरा कोई लेटर आ गया इस नाम से तो काइंडली मुझे कॉल कर दीजिएगा, ये मेरे एड्रेस पर। परमानेंट रिडक्शन। अगर आपने घर परमानेंट नहीं छोड़ा, किराए पर दिया, या आप रेनोवेट के लिए थोड़ा अरसा किराए पर शिफ्ट हो गए, तो अब आप लेबर को कहेंगे भाई अगर कोई लेटर आ जाए तो वो हमें बता दीजिएगा, लेकिन आप एड्रेस नहीं चेंज करवाएंगे। इसी तरह ही है ना, इसको हम कहते हैं टेम्परेरी रिडक्शन। इसी तरह भाई आर्टिकल था ये वाला मेरी वेबसाइट में, गलती से डिलीट हो गया मेरे से, गलती से डिलीट हो गया या कोई भी रीजन हुई या मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे पता है इस वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक है इस वाले यूआरएल पर। अब जो भी बंदा इसे ओपन करता है गूगल से, वो फॉर ओपन हो जाता है, यूजर एक्सपीरियंस तो बैड हो जाएगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगा, यूजर एंगेजमेंट टाइम खत्म हो जाएगा। यूजर एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एसईओ रैंकिंग फैक्टर में, और ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे टेक्निकल एसईओ में। सॉरी, क्योंकि टेक्निकल एसईओ जितनी भी हम करेंगे वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूज ना होइएगा। तो भाई अब 404 पे जा रहा है तो यूजर को तो बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो तो एक किस्म का नेगेटिव वोट कास्ट हो रहा है गूगल में, कि एक बंदे गूगल कहेगा कि भाई मैंने इसको इस वेबसाइट पे भेजा और इसने 2 ही सेकंड में या 4 सेकंड में फौरन बंद करके 5 सेकंड में किसी और वेबसाइट पे चला गया, इसका मतलब मैं गलत रिकमेंड कर रहा हूँ, तो मेरी रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाएगी गूगल के पास। अब इसका फिर मुझे हल निकालना है। भाई अब अगर गलती से डिलीट हो गया तो अब मैं ये देखूंगा क्या ये मैं कंटेंट रिक्रिएट कर सकता हूँ या नहीं। अगर मुझे लगता है भाई इसके ऊपर ट्रैफिक है तो मुझे रिक्रिएट कर लेना चाहिए ना। अगर मुझे रिक्रिएट करना है तो मुझे 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, तो वो 2 या 3 दिन के लिए मुझे टेम्परेरी रिडायरेक्ट करना है। फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले लिंक को मैं देखूंगा मोस्ट रेलेवेंट लिंक कौन सा है मेरा। हो सकता है एक मेरे पास आर्टिकल पड़ा हो फैक्ट्स ऑफ इंटरनेट का, मैं वहां पे रिडायरेक्ट कर दूंगा 2-3 दिन के लिए।
ठीक है। इससे ये होता है कि गूगल को वोट नहीं जाता कि वो उसकी अथॉरिटी ट्रांसफर करे। गूगल कहता है ओके टेम्परेरी रिडक्शन है, इन्होंने आपस में अपनी शिफ्टिंग की हुई है, ओके। गूगल आपको वर्थ ना खत्म करता है ना बढ़ाता है, वो वहीं पे स्टॉप कर देता है कुछ अर्से के लिए, जब तक टेम्परेरी रिडक्शन है। 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर मैंने ये सारा कंटेंट रिक्रिएट कर लिया और दोबारा इस लिंक को, इस वाले यूआरएल को लाइव कर दिया। अब जैसे ही लाइव करूंगा टेम्परेरी रिडक्शन दोबारा खत्म कर दूंगा। अब गूगल को पता चल गया मैं दोबारा यहाँ पर आ गया। लेकिन 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 ये तो एक पोर्शन, एक सिनेरियो है भाई। दूसरा सिनेरियो ये भी तो हो सकता है ना, ये जो चीज है ये इतना गार्बेज लिखा हुआ था कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी वेबसाइट को उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है। मैं कहता हूँ यार इसको डिलीट कर दो, खत्म कर दो। परमानेंटली डिलीट कर दिया ना। अब मेरा इसको रिक्रिएट करने का प्लान नहीं है। फिर मैं से 301 रिडक्शन लगाऊंगा इसके रेलिवेंट लिंक के ऊपर। जब रेलिवेंट लिंक पर 301 रिडक्शन लगा दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैं गूगल को बता रहा हूं कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया। तो अब होगा क्या, जो पिछले यूआरएल की वर्थ होगी एसईओ की, वो उसे उठाकर नेक्स्ट यूआरएल के ऊपर शिफ्ट कर देगा। एसईओ लिंक जूस ट्रांसफर हो जाएगा। एसईओ की जो रैंकिंग वर्थ है वो ट्रांसफर हो जाएगी 301 के केस में। 302 के केस में ट्रांसफर नहीं होगी। 301 के केस में आपने एड्रेस चेंज करवाया था ना जाके डॉक्यूमेंट पे। अब 301 के केस में हम गूगल को ये बता रहे हैं कि भाई मेरा एड्रेस परमानेंट चेंज हो गया, एड्रेस चेंज कर। तो जो भी मेरे पिछले एड्रेस की अथॉरिटी थी वो न्यू एड्रेस पर ट्रांसफर कर दो बस। 302 के केस में हम गूगल को ये बता रहे हैं भाई मैं टेम्परेरी मूव हुआ हूं 1 2 3 4 दिन के लिए, तो आप कुछ ना करें बस। समझ लग गई? ये 2 तरह की रिडायरेक्शन टेक्निक होती है। ये उस वक्त होती है जब आप अपना यूआरएल चेंज करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो भाई अपने ट्रैकिंग आईडी ही रख ली। अगर इसका यूआरएल चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे अगर कल को ये कोई एडवांटेज ऑफ इंटरनेट रख दे, तब भी अगर इंटर करूंगा ना तो ये इसको एक्चुअल यूआरएल पर ही ले जाएगा। समझ लग गई है? ये चेंज कैसे होता है मैं आपको लाइव डेमो एग्जांपल भी दे देता हूं, करके दिखाता हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अगर कोई ओल्ड यूआरएल से न्यू यूआरएल चेंज हो रहा है तो आपको उसको रिडायरेक्ट भी करना है, वरना आपका पेज 404 पे जाना शुरू हो जाएगा और वो आपके लिए यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत नेगेटिव। मैं इसका एडमिन पैनल ओपन कर लूं आपके सामने, ताकि मैं कोई एक लिंक भी आपको चेंज करके दिखा देता हूं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये मैं चेंज कैसे करता हूं। जी जी वेट करें मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। मैंने खुद स्टॉप की हुई है। अच्छा ओपन हो गया, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा अब बताएं, स्क्रीन शेयर हो गया, एडमिन पैनल नजर आ गया? हाँ। अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी का यूआरएल चेंज करता हूँ, 1 मिनट। चलें इस वाले का ही मैं लिंक चेंज करता हूँ। हमने यहाँ लिखा है लर्न विद जीए, मैं कहता हूँ लर्न विद जीए कोर्स कर देता हूँ इसे। ठीक है, चलें मैं जाता हूँ, ये क्या ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग्स में जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे ये रहा एलजीए कोर्स, इस पे मैं एडिट करता हूँ। ये देखें ये रहा स्लग, ये वो स्लग है जो ये चीज बनी हुई है, ये चीज। ठीक है, लर्न विद जीए, ये देखो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्न विद जीए कोर्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, करके मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अपडेट करते अब ये देखिएगा, अब इसका यूआरएल चेंज हो गया। एक मिनट आपको ये देखिए, पहले था लर्न विद जीए 24, अब है लर्न विद जीए कोर्स 20, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर
मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, अब अगर ये लिंक मैंने शेयर किया हुआ है काफी सारी जगहों पे, अब मैं इसको अगर ओपन करूंगा ना तो ये 404 पे नहीं जाएगा, ऑटो रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि ये मैंने कोडिंग के अंदर सेट कर रखा है कि अगर इसके जितने मल्टीपल यूआरएल बनेंगे पिछले तमाम यूआरएल्स को बाय डिफॉल्ट रीडायरेक्ट करता रहे। अब ये देखें, अब मैंने क्या ओपन कर रहा हूँ, लर्न विद जीए इंटर करता हूँ तो देखिएगा उसने खुद ही कोर्स का वर्ड अपेंड करके ओपन कर, ये है 301 रीडायरेक्शन परमानेंट, क्योंकि अब मुझे पता ये चल गया कि मैंने अपने एडमिन पैनल से इसको चेंज कर दिया, अब मैंने ये वाला यूआरएल रखा, वो ऑटोमेटिकली। अब ये चेंज कैसे ट्रैक कर रहा है, ये मैंने ट्रैकिंग आईडी एक लगाई हुई है 24 जो कि फिक्स है, ठीक है। ये सिनेरियो है पास, यहाँ से बड़ा सिंपल है, कोई कोडिंग में जाने की जरूरत नहीं। इस तरह का एडमिन पैनल आपके सामने पड़ा होगा, आपने जो चीज चेंज करनी है यहाँ पे बस आप वो लिखते चले जाएंगे और चेंज होता रहेगा, ठीक है। समझ लगी, ये चीज बहुत सिंपल है। आपके सामने मैंने एक यूआरएल को चेंज करके दिखा दिया और साथ में आपको ये भी बता दिया कि देखें कैसे रिडायरेक्शन लगी है। चलें जी, हम दोबारा अपनी प्रीवियस स्क्रीन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे भी ये खुला हुआ है ना, लर्न विद जीए। अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा यूआरएल चेंज हो गया, लर्न विद जीए कोर्स हो गया ऑटोमेटिकली, और उसने ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट भी कर दिया। अब ये मुझे 404 पे नहीं लेके गया, ठीक है जी। यहाँ से आप हर चीज चेंज कर सकते हैं, पूरे का पूरा पेज कंट्रोलेबल होता है। ये ऐसा ऐसा जैसे जैसे हम अगले टॉपिक पढ़ते जाएंगे मैं आपको इसी तरह प्रैक्टिकल करके दिखाता जाऊंगा, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है आफ्टर 1 वीक आप लोगों को वेबसाइट डिलीवर करना शुरू कर दूं, तो फिर ये सारे का सारा काम आप खुद अपने हाथ से भी करेंगे प्रैक्टिकल। क्लियर हो गया ये यूआरएल वाला, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। अब इसमें एक और चीज मजीद हमने देखने वाली होती है, वो है यूआरएल टाइप्स। यूआरएल टाइप्स क्या है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सो इट is easy to add meta tag and description which is main thing in ranking। yes सर, अगर क्लाइंट की साइट पे रिडक्शन करनी हो तो वो मैं बताऊंगा, रिडक्शन भी करना सिखाऊंगा, ना टेंशन लें। रिडक्शन के 3-4 डिफरेंट मेथड हैं, वो आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप एचटीएक्सएस के थ्रू कर सकते हैं, आप सर्वर के थ्रू कर सकते हैं, आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुत सारी चीजों के ना रीडायरेक्ट लिंक बनाए हैं, जैसे ये स्लैश अब होस्टिंग, यस, अगर कोई dgf.com/hosting लिखता है ना तो वो ऑटोमेटिकली hostinger.com की होस्टिंग पे रेफर हो जाता है, मेरा एफिलिएट लिंक लगता है। अब ये भी मैंने एडमिन पैनल में सेटिंग की है पूरी की पूरी, ये भी मैं आपको चलें दिखा देता हूँ। देखें, आपको मेरा एडमिन पैनल नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने रीडायरेक्ट लिंक्स, अब ये देखें यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट लिंक लगाता हूँ, यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट फ्रॉम टू रीडायरेक्ट टू, बस ये लिख कर सबमिट कर देता हूँ वो ऑटोमेटिकली। अब जैसे ये देखें, अब ये होस्टिंग वाला था ना, अब http dgapps.com/hosting कोई भी लिखेगा तो ये वाला लिंक खुल जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रेशन का लिंक है, फ्री कोर्स का लिंक है, जूम लेक्चर के लिंक है, FB लेक्चर के लिंक है, FB1 के लिंक है, ये मुख्तलिफ मैंने रीडायरेक्शन अपनी टेक्निक खुद बनाई हुई है, अपना पूरा एल्गोरिदम बनाया है रीडायरेक्शन का। मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक देता हूँ और जहां पर उसे लेके जाना है वो देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली मुझे वहां पर ले जाता है। जैसे अब अगर मैंने किसी को FB पेज का लिंक देना है तो मैं कहूँगा यार मेरी वेबसाइट पे जाओ .com FB1 लिख दो, बस जैसे FB1 लिखोगे ये देखें ये मेरा फेसबुक का ग्रुप खुल जाएगा। इसी तरह यूट्यूब का मैंने बनाया, इसी तरह होस्टिंग का बनाया, इसी तरह डिफरेंट गूगल फॉर्म्स के मैंने लिंक बनाए अपनी आसानी के लिए। ये लेंगे, मेरा जो ग्रुप है वो ओपन हो गया। इसी तरह मैं यूट्यूब का भी बना सकता हूँ। आए जी, मैं आपके सामने बल्कि एक लिंक बनाता हूँ, यूट्यूब का नहीं बना हुआ ना, हाँ चलें जी। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ dgf.com/yt कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला लिंक बना। अब देखिए अगर मैं YT करता हूँ तो ये 404 पे लेके जा रहा है, वो कहता है भाई ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं इसको लिंक क्रिएट कर देता हूँ एडमिन में जाकर, सिंपल यहाँ पे डालूंगा https:/dgf.com/yt यूट्यूब के लिंक के लिए, और उससे मैं कहता हूँ रीडायरेक्ट कर दें इस लिंक पर मेरे चैनल पर, सबमिट कर दिया। अब देखें, अब मैं यहाँ पर जाके
दोबारा वही लिखता हूँ YT। अब क्या होगा, अब ये कैशे में चला गया होगा। चलें 1 मिनट, दूसरे ब्राउजर में हम चेक करते हैं। हाँ, दूसरे ब्राउजर में चला गया। चलें 1 मिनट, मैं आपको ब्राउजर शिफ्ट कर दूँ। देखें dgapps.com/YT बनाया था ना, YT लिख के इंटर करता हूँ तो देखिएगा क्या खुलता है, खुलता है youtube.com। मेरा चैनल ओपन हो गया। तो ये मैंने खुद बेसिकली अपने लिए कोडिंग खुद करवा, क्योंकि मेरी अपनी टीम है तो मुझे तो जो चीज चाहिए होती है अपनी आसानी के लिए मैं अपनी टीम को बताता हूँ भाई ये वाला सिस्टम मुझे डेवलप करके दो, तो वो डेवलप करके मेरे सर्वर पे लाइव कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, ये देखें अब ये मेरा चैनल ओपन हो गया, लर्न टू अर्न विद जी है। ठीक है, सिंपल। अब अगर मैंने किसी को ये लिंक देना है ना, तो इतना बड़ा लिंक भेजने की बजाय मैं उसे सिर्फ ये सेंड कर दूंगा dgapps.com/YT। बस मैं उसे कहूंगा भाई ये वाला लिंक ओपन कर लो, मेरा जो भी यूट्यूब का चैनल है वहां पर आप चले जाओ। समझ लग गई ये चीज? ये होती है सिंपल रिडायरेक्शन के बेनिफिट। बहुत बेनिफिट है जी इसके, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं यूआरएल टाइप्स को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूआरएल, द वन इज डायनामिक यूआरएल and other is static URL. Sorry. डायनामिक यूआरएल वो होते हैं जिनमें यूआरएल पैरामीटर्स आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, आईडी, क्यू और एटसेट्रा। इस तरह के कोई चीजें आ जाती हैं, वो डायनामिक यूआरएल होते हैं। स्टैटिक यूआरएल जो होते हैं स्ट्रेट सिंपल यूआरएल, जिसमें कुछ नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है, आए जी, ये वाला जो यूआरएल है ना, ये किस चीज की एग्जांपल है? ये स्टैटिक यूआरएल की एग्जांपल। आप देखें इसमें पूरे यूआरएल में कहीं भी आपको कोई आईडी पैरामीटर नहीं आ रहा होगा नजर, क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, आईडी, क्यू, और इसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है, ओनली वन कैरेक्टर, दैट इज हाइफन कह लें या स्पेस डैश कह लें। ठीक है, ये जो डैश यूज हुई है ना वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, सिर्फ यही एक कैरेक्टर यूज होता है। अब यहीं पे मैं जाता हूं, यहाँ पे मैं कोई चीज सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंटरनेट, तो ये जो लिंक बन गया है ना सर्च वाला, अब ये देखें ये किस चीज की एग्जांपल है, ये बेसिकली डायनामिक यूआरएल की। ये देखें क्वेश्चन मार्क, क्यू इज इक्वल टू, ये सब। इसी तरह पेजिनेशन वाला लिंक एक बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल if I'm not wrong, इसका वो क्या था, नहीं, अभी दूसरा पेज हमने रिमूव कर दिया। पेजिनेशन वाला भी जब ज्यादा आर्टिकल होंगे तो पेजिनेशन बन जाएगी, तो उसका भी इसी तरह का डायनामिक यूआरएल बन जाएगा। ओके, अब जो मेन चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अब ये वाले जो यूआरएल होते हैं ना जिसमें इस तरह की चीजें आती हैं, उन्हें हम डायनामिक यूआरएल कहते हैं। ये गूगल लाइक नहीं करता। जो इस तरह के सिंपल स्ट्रेट यूआरएल होते हैं ना, गूगल कहता है भाई ये दे, तो हमने हमेशा स्टैटिक यूआरएल को ही प्रेफर करना है। या यूआरएल कुछ इस तरह के भी बने होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, example.com/ question mark id is equal to 1247। ये भी डायनेमिक यूआरएल है। अब मैं अपनी वेबसाइट में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों यूआरएल यूज करता हूँ। डायनेमिक यूआरएल सिर्फ उन पेजेस के लिए जो मैं चाहता हूँ कि गूगल इंडेक्स ना करे, जहां मैं चाहता हूँ ना कि गूगल ने नहीं रीड करने, तो मैं डायनेमिक यूआरएल बना देता हूँ। तो उनको हैंडल करना मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। report.txt फाइल में जाके मैं हैंडल कर लेता हूँ। अभी मैं रिपोर्ट फाइल पे आपको नहीं लेके जा रहा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
वरना हर वेबसाइट की एक रिपोर्ट फाइल होती है। जैसे अगर मैं dgapps.com के बाद robots.txt लिख दूं तो ये मेरी एक रिपोर्ट फाइल ओपन हो जाती है मेरे ही सर्वर से, मेरी ही वेबसाइट की, जो कि एक इंस्ट्रक्शन सेट है फॉर द गूगल सर्च इंजन। ठीक है, अब ये लोड हो रही है, तो कैसे ये लोड होती है आपको ये विजिबल हो जाएगी। ये देखें, ये नजर आ गया। अब ये देखें, ये इस तरह के पेजेस हैं जो मैंने ब्लॉक की। ठीक है, ये डिसअलाउ, ये अब क्या चीजें अलाउ डिसअलाउ एजेंट, ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि हमने पूरा एक लेक्चर लेना है robot.txt फाइल के ऊपर। ओके, तो इसका मुझे ये फायदा होता है डायनेमिक यूआरएल का, ऐसे यूआरएल जो मैं गूगल से बाहर निकालना चाहता हूँ, गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स ही नहीं करवाना चाहता, मैं उसको डायनेमिक रख देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं पूरी की पूरी वेबसाइट को डायनेमिक करके गूगल से बाहर निकालने की कोशिश करूँ। भाई ये तो वो पेजेस है ना जो मैं चाहता हूँ गूगल में रैंक हो, तो इन्हें तो मुझे ज्यादा अच्छी रैंकिंग देनी है, तो मैं इन सारे पेजेस को स्टैटिक रखता हूँ। अब ये देख सकते हैं, ये जितने भी पेजेस हैं, अबाउट का भी स्टैटिक है, ये नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर देखें तो यूआरएल लिखा नजर आ जाता है। अब ये देखिए, ये सारे के सारे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना यूआरएल नजर आ रहा होगा आपको, ये देखें, ये सारे के सारे स्टैटिक यूआरएल्स हैं, कोई भी डायनामिक नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, ये स्टैटिक है, सिंपल, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ गूगल में इंडेक्स भी और रैंक भी, तो हमने हमेशा स्टैटिक यूआरएल के ऊपर ही खेलना है। डुप्लीकेट कंटेंट होता है जी उसमें, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये देखे ना, मैंने ये सर्च किया था, यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ इंटरनेट, तो ये मेरी ही वेबसाइट का डाटा निकाल के दे देता है ना दूसरे यूआरएल पर। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा डुप्लीकेट कंटेंट। जब हम कंटेंट के अंदर जाएंगे ना, तो वहां पे एक टर्म यूज होगी डुप्लीकेट कंटेंट, तो फिर हम देखेंगे कि वहां पे हमें डायनेमिक यूआरएल कैसे बेनिफिट देता है। ठीक हो गया, यहां तक सिंपल। अगर कोई चीज समझ लगी है या नहीं लगी, यूआरएल टाइप्स क्या है, स्टैटिक क्या है, डायनामिक क्या है। स्टैटिक को हमने प्रेफर करना है, और यूआरएल देखकर आपको पता चल जाएगा कि यूआरएल स्टैटिक है या डायनामिक है। इस मामले में जो हमारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट है ना, वो बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक। मैंने जब भी किसी को बैड एग्जांपल देनी हो ना, तो किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के दिखा दे। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, आप देख लें कि पंजाब के अंदर सबसे बड़ी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यही है, और देख लें इनके पास SSL भी नहीं है, नॉट सिक्योर, नजर आ रहा है ब्राउजर में, SSL तक इन्होंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, और इनके यूआरएल अगर आप देख लें, तो अब अगर मैं यही ओपन कर लूं या कोई भी, हर स्टाइल उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से यूआरएल दिए हुए हैं, और इतने अजीब तरीके से कि यू कांट इवन इमेजिन। अब ये देखें, अब सिंपल इन्होंने हिस्ट्री एंड प्राइड डॉट HTML, अब भाई इसमें कोई डैशेस का, कोई सेपरेटर, कुछ भी उन्होंने यूज नहीं किया, और सिंपल HTML के लिंक शो किए जा रहे हैं। और इनमें मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे कीवर्ड देखे जिसमें इतना, अब नोबल एक्ट में देखें तो नोबल प्राइज होल्डर ऑफ PU, ऑफ के बाद कोई इन्होंने डैश सेपरेटर देने की जरूरत नहीं फील की। अब ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं इनकी कि इन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है, और कई स्मॉल कैरेक्टर यूज किए हुए हैं, कई लार्ज किए हुए हैं, कई कैपिटलाइज किए हुए हैं, कोई SSL नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई साइट मैप नहीं है, नथिंग। और इस तरह की वेबसाइट को हैक करना यूं यूं हैक हो जाता है, और यही वजह है कि लोग इन पे फोकस पता नहीं क्यों नहीं करते, हालांकि इतना बड़ा IT डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, बट स्टिल। और इसी तरह एक और वेबसाइट थी, उन्होंने सेट कर लिया पिछले दिनों की, मुझे लगता है वेबसाइट ही उड़ गई है, नहीं, ये नहीं। अब ये देखें,
ये भी इन्होंने भी SSL नहीं। अब ये देख लें, पूरी लॉयर की एसोसिएशन है जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होती है, कोई SSL नहीं, नथिंग। और इनका यूआरएल स्ट्रक्चर मैं आपको मजे की बात दिखाता हूँ। अब ये देखें, कोई इस यूआरएल को पढ़कर बता सकता है कि इसके अंदर क्या होगा? इस पेज के अंदर कोई भी नहीं बता सकता। पेज ID इज इक्वल टू 1457, किसी को समझ नहीं लगनी ये क्या है क्या नहीं। और ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हमारी वेबसाइट है। अब हालांकि अपडेट होती है ये प्रॉपरली यूज भी कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को कुछ भी आइडिया नहीं। और यही वजह है कि अब मैं फोर्स करता हूं कि आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, IT के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। IT को आपने अंडरस्टैंड करना सीखना जरूरी है, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, स्टूडेंट हैं, आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है नहीं करनी, इन एनी केस IT को, स्पेशली ये जो सर्च इंजन की चीजें ना, इसको जरूर समझना। तो ये चीज समझ लग गई है आपके सामने। एक ये वाली भी एग्जांपल आ गई, चलें जी इसको भी मैं कॉपी करके इस वाले एग्जांपल की जगह ये वाले देता हूँ, एक्चुअल एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह के पेजेस भी नहीं बनाने, ये डायनामिक है और ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है बाय गूगल। आपने इस तरह के पेजेस बनाने सिंपल। अब अगर आप कोई भी गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, अब देखें मैंने यहाँ पे DBA खानेवाल लिखा था, इवन पूरा नाम उनका, और फिर भी उनकी वेबसाइट गूगल में नहीं आई। DBA खानेवाल लिख के भी वो फेसबुक और ये पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट, पंजाब हेल्थ की वेबसाइट, जॉब्स, देखें पूरे पेज पे उनकी वेबसाइट नजर नहीं आई। तब जाके मैंने .com लगाया तो जाके नजर आई। यानी कि अगर कोई इनकी वेबसाइट से बेनिफिट लेना भी चाहे तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो DBA खानेवाल वेबसाइट शो ही नहीं करता। जब .com लगाऊं तो शो करता है। ठीक है, ये चीजें भी हमें देखने वाली होती है। ओके, अब आपको यूआरएल की टाइप्स का भी पता चल गया, यूआरएल की रिडायरेक्शन टेक्निक का भी पता चल गया, यूआरएल को रीड करना भी आ गया। अब ये है कि व्हाट इज SEO फ्रेंडली यूआरएल। अब सिंपल है, व्हाट इज SEO फ्रेंडली पैरामीटर्स ऑफ गुड यूआरएल। ठीक है, अच्छे यूआरएल के पैरामीटर्स क्या है? चलें जी वो पर। यस, शॉर्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रेलेवेंट टू कंटेंट होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? यस, डोंट्स में बैड पैरामीटर्स भी मैं आप और ये भी मैं साथ इसकी भी लिस्ट बनाता रहता हूँ। lengthy similar slugs, use of IDs instead of keywords, not relevant, use of dates and years, ठीक है, कीवर्ड रिच होना चाहिए, ठीक है, जेनेरिक नहीं होने चाहिए, एज लाइक माय फर्स्ट पेज, समथिंग लाइक दैट नहीं होना चाहिए। ये बस 4-5 चीजें हैं जी। शॉर्ट होना चाहिए, कितना शॉर्ट होना चाहिए? मैक्सिमम अप टू 50 कैरेक्टर्स, इससे ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए जी यूआरएल की। अच्छा, ये 50 कैरेक्टर स्लग की लेंथ है, स्लग लेंथ शुड बी मैक्सिमम अप टू 50 कैरेक्टर। 50 कैरेक्टर से ज्यादा की लेंथ नहीं होना चाहिए। डू नॉट मेक सिमिलर यूआरएल्स फॉर मल्टीपल पेजेस, यानी कि सेम इंटेंट के। अब देखें, एक पेज को मैंने नाम दे दिया एडवांटेज ऑफ इंटरनेट और दूसरे को दे दो इंटरनेट एडवांटेजेस, यूआरएल तो यूनिक बन जाएगा लेकिन वो सिमिलर होगा, सेम इंटेंट का होगा, ये काम नहीं करना। इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इट्स मीन के
slug should show the content. स्लग को पढ़कर आपको ये समझ लगता है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या होगा अगर आप इसको पढ़ें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, आपको पता चल जाएगा ना कि भाई इस आर्टिकल में कोई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट लिखे हैं, इसका मतलब ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अब इस वाले स्लग को पढ़कर बताएं क्या है, पेज आईडी इज इक्वल टू 1457, क्या होगा इस पेज में, नहीं पता चल रहा। तो ये नहीं होना चाहिए, ना गूगल को समझ लग रही है ना यूजर को समझ लग रही है। गूगल की हेल्प करनी है आपने चीजों को इजीली अंडरस्टैंड करने की, और बिलीव में सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि जितनी इजीली गूगल आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करेगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, हमने ईज पैदा करनी है ना गूगल के लिए, ताकि वो इजीली चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। ये भी ठीक हो गया, समझ लग गई। ओके, रेलिवेंट होना चाहिए कंटेंट के, भाई अगर मेरा पेज एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बारे में है तो मैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ही दूंगा स्लग, ऐसा नहीं होगा कि मैं वहां पे फैक्ट्स ऑफ इंटरनेट दूंगा। तो ये रेलिवेंसी होनी चाहिए। कीवर्ड रिच जो मेरा मेन कीवर्ड है ना वो स्लग के अंदर एग्जिस्ट करता होना चाहिए। ये 5-6 चीजें हैं बस। इसी तरह ये टू लेंथी यानी कि बहुत ज्यादा लेंथी यूआरएल नहीं बना देने, सिमिलर स्लग्स नहीं बनाने, आईडीज का यूज नहीं करना, रेलिवेंट नहीं, नॉट रेलिवेंट यानी कि इररेलेवेंट नहीं बनाने, डेट्स एंड ईयर का यूज नहीं करना। अच्छा ये कंट्राडिक्टरी है यार इसका था, ये मैं बताता हूँ कैसे कंट्राडिक्टरी है। अच्छा, इसकी मैं अलग हेडिंग बनाता हूँ, यूज ऑफ डेट्स इन यूआरएल, ये मैं अभी बाद में गाइड करता हूँ, इसको छोड़ दें। ये चीजें समझ लगी कि भाई यूआरएल क्या होना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, इसके ऊपर ना एक ब्लॉग मैं आपको बताता हूँ, ये ना वेबसाइट यूज करने के काबिल नहीं है लेकिन फिर भी जो है लिखता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर, एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है। ये वही चीजें जो मैंने आपको बताया कि यूआरएल क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, स्टैटिक, डायनामिक, ये देखें ये एग्जांपल्स भी इनकी पड़ी हुई हैं। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है, टिप्स क्या है एसईओ फ्रेंडली कि यूज योर कीवर्ड, अवॉइड नीडल्स वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, जैसे ये हाउ, फार, एटा, दी, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। इजी टू रीड होना चाहिए, मेक करेक्ट यूज ऑफ कैनोनिकल टैग, छोड़ दे ये भी मैंने नहीं पढ़ाया। यूज ऑफ हैश होना चाहिए, स्टिक विद अ हाइफन, ओनली डैश का इस्तेमाल करना है ये वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, यूआरएल लेंथ जो है वो 512 पिक्सल की मैक्सिमम स्पेस होती है, तो इसमें तकरीबन 50 कैरेक्टर्स हम कवर कर लेते हैं। बेटर यूज स्टैटिक यूआरएल रादर देन डायनेमिक वंस, यूज यूनिक यूआरएल्स, HTTPS वर्जन यूज करना है आपने, 301 रिडक्शन, XML, बस ही छोड़ दें, वही चीजें जो मैंने पढ़ा है और कुछ भी नहीं। समझ लग गई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको ये पता चल गया यूआरएल क्या है, यूआरएल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यूआरएल की रीराइटिंग टेक्निक्स क्या हैं, यूआरएल के टाइप्स क्या हैं, यूआरएल के अच्छे यूआरएल के क्या पैरामीटर हैं और बुरे यूआरएल के क्या पैरामीटर हैं, पैरामीटर्स ऑफ बैड यूआरएल। ठीक है, क्लियर होगी? अब यहाँ पे मुझे बताएं कि जी डेट्स आनी चाहिए यूआरएल में या नहीं, यस और नो? नहीं 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 नहीं, सबका ही आंसर नो है। अगर ये सिंपल नो ही था तो मैं यही लिखा रहने देता ना, बैड पैरामीटर। डिपेंड्स, किन चीजों पे डिपेंड करता है जी? एक अलग आंसर आया कि जी ऋतिक है, ऋतिक प्रकाश, उन्होंने कहा जी इट डिपेंड्स एक्चुअली, किस चीज पे डिपेंड करता है? बिकॉज डेट चेंज होती रहती है जी, बिल्कुल ठीक है। इवेंट्स, यस, ओके। डिपेंड ऑफ इट्स अबाउट हिस्ट्री, नहीं नहीं नहीं। अगर 1 साल की हो वेबसाइट, नो 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 नो। अच्छा चले, इट डिपेंड्स ऑन ऑथेंटिसिटी, नहीं नहीं नहीं। इफ इट इज न्यूज रिलेटेड, यस, हम नहीं यूज करेंगे डेट्स को इफ आवर वेबसाइट इज रिलेटेड टू ब्लॉग, सर्विसेज और एनीथिंग।
हम डेट्स को यूज करेंगे इफ आवर वेबसाइट इज अ न्यूज वेबसाइट, क्योंकि जो न्यूज होती है ना वो डेट के अकॉर्डिंगली चलती है। न्यूज, अगर किसी बच्चे की न्यूज वेबसाइट है तब आपने डेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूआरएल के अंदर, अदरवाइज आपने डेट्स को इस्तेमाल नहीं करना कभी भी। इसी तरह सेम इज फॉर द ईयर, ईयर भी आपने यूज नहीं करना। यहां मैं ये भी लिख देता हूं, डू नॉट यूज डेट्स इन केस ऑफ ब्लॉगिंग, डू नॉट use years in case of blogging, do not use values in URL, ठीक है, ये आपने यूज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर यही आपकी न्यूज वेबसाइट हो जाएगी तो फिर डेट्स का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना है कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है। अगर न्यूज से रिलेटेड है तो फिर जरूर यूज करें, अगर वो जनरल है तो फिर इवेंट ब्लॉगिंग में भी नहीं करते भाई। इवेंट ब्लॉगिंग में तो वो रिपीट होना होता है ना, तो हमने उसी यूआरएल को अगेन एंड अगेन यूज करना होता है। तो इवेंट ब्लॉगिंग में भी हम ईयर्स नॉर्मली यूज नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं कहता हूं एसईओ गाइड 2020 फॉर एग्जांपल, ओके। अब ये एक मेरे सामने एक आर्टिकल आ गया एसईओ इन 2022, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं जी इन्होंने क्या यूआरएल बनाया हुआ है। एसईओ की गाइड लिखी इन्होंने 2022 की। अब जब मैं इसको आर्टिकल ओपन करता हूं तो देखें यूआरएल क्या रखा उन्होंने, एसईओ गाइड 2022 नहीं रखा, एसईओ दिस ईयर। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिएगा एक दो हफ्ते के बाद यही आर्टिकल चेंज होकर 2023 के लिए कन्वर्ट हो चुका होगा, यहाँ पे 2023 आ जाएगा, यहाँ पे 23। ये क्या करेंगे, इसी आर्टिकल को ओपन करेंगे, 2022 की जगह 2023 लिख देंगे और कोई 2-3-4 लाइंस या जो भी है वो चेंज करेंगे, इनका आर्टिकल रेडी है जी 2023 के लिए, ठीक है। अब ये देखें 2021 का भी इन्होंने डाटा डाला हुआ है, 22 का भी, और इस आर्टिकल को देखते हुए कोई 8-10 साल हो गया मुझे। हर साल यही आर्टिकल होता है, यहाँ पे एयर चेंज होता है, स्लग नहीं चेंज होता। क्यों? क्योंकि अगर स्लग चेंज करेंगे तो उसकी तो फिर सारे के सारे एसईओ वर्थ चेंज हो जाएगी ना, नए स्लग के लिए फिर अलग से एसईओ करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने स्लग ऐसा रखा है कि हर साल वो वैलिड रहे, इन्होंने लिख दिया एसईओ दिस ईयर। अब गूगल को पता है दिस ईयर का क्या मतलब है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ईयर, 2022। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर मुझे एसईओ गाइड 2022 लिखनी है तो उसका स्लग जो है मैं एसईओ गाइड 2022 नहीं बनाऊंगा। अब अगर एग्जाम्पल माय कीवर्ड इज एसईओ गाइड इन 2022, तो मैं इसका यूआरएल क्या बनाऊंगा, यूआरएल मैं बनाऊंगा https:/example.com/SEO this year, या SEO गाइड दिस ईयर भी बना सकता हूँ, और ये भी बना सकता हूँ मैं https:/example.com/SEO गाइड दिस ईयर, ये दोनों वैलिड है। अब अगर मैं ये बनाता हूँ https:/example.com/SEO गाइड 2022, तो ये यूआरएल मेरी नजर में नॉट रिकमेंडेड है। हालांकि आप कहेंगे कि जी ये तो एग्जैक्ट कीवर्ड आ गया एसईओ गाइड 2022, ये तो ज्यादा अच्छा यूआरएल होगा, लेकिन भाई ये फिर 1 साल के लिए वैलिड होगा, 2023 में क्या करेंगे, आप नया यूआरएल बनाएंगे, नया कंटेंट लेके आएंगे, इतना ज्यादा नहीं कर सकते। हम उसी कंटेंट को मॉडिफाई करके 2023 में लगा देंगे। तो इसलिए हमने यूआरएल बनाते वक्त ये चीज अपने जहन में रखनी है कि यूआरएल स्लग ऐसा बनाना है जो इन फ्यूचर मुझे तंग ना करे। समझ लग गई। देखें हमने ये देखा ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें हैं, 3 चीजें थी, यूआरएल, मेटा सेटिंग, कंटेंट। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यूआरएल को स्टडी करना था, यूआरएल क्या होता है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं ये स्टडी किए। फिर हमने ये देखा कि इससे रीराइटिंग टेक्निक 2 तरह की होती है, 301, 302, किस सिनेरियो में कौन सी यूज करने ये हमने देखा।
फिर हमने देखा यूआरएल टाइप दो तरह की होती है, डायनेमिक यूआरएल, स्टैटिक यूआरएल। और स्टैटिक यूआरएल को गूगल प्रेफर करता है, डायनेमिक यूआरएल कब रखना है ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि अच्छे यूआरएल की क्या पैरामीटर्स हैं और बुरे यूआरएल के क्या पैरामीटर हैं। हमने देखा कि अच्छा यूआरएल की निशानी ये है कि वो शॉर्ट होता है, यूनिक होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, रेलेवेंट होता है कंटेंट से, कीवर्ड रिच होता है, उसके अंदर डेट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ईयर का इस्तेमाल नहीं होता, वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होता। और वैल्यू क्या है इसकी भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और बैड पैरामीटर में क्या आता है कि आपने स्लग बहुत ज्यादा लेंथी बना दिया, सिमिलर स्लग्स बना रखे मल्टीपल पेजेस के, आपने आईडीज को यूज किया हुआ इंस्टेड ऑफ कीवर्ड, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, ये नहीं काम करना। रेलिवेंट इररेलेवेंट आपने बना दी, ये काम नहीं करना। जेनेरिक आपने नाम रख दिया myfirstpage.com, ऐसे नहीं आपने करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बैड पैरामीटर में। फिर हमने कहा कि डेट्स का इस्तेमाल यूआरएल में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये डिपेंड करता है। अगर न्यूज वेबसाइट है, न्यूज, तो फिर आपने करना है डेट का इस्तेमाल, वरना नहीं करना, क्योंकि न्यूज जो होती है ना वो एक ही दफा हैपन होती है और उसके बाद वो रिपीट नहीं हो रही है, तो उसके बाद नया न्यू न्यूज ही आएगी। तो न्यूज के लिए आप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इवेंट रिपीट होते हैं, एसईओ गाइड रिपीट होगी हर साल, तो इस तरह के कीवर्ड के लिए हम फिर इस तरह के यूआरएल बनाएंगे कि उसमें ना डेट्स का इस्तेमाल करेंगे ना ईयर का इस्तेमाल करेंगे। ये दो एग्जांपल्स बेस्ट हैं, अच्छे यूआरएल की हैं, ये बैड यूआरएल की। अदरवाइज अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड इसके अंदर आया हुआ है एसईओ गाइड 2022, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है। अगर आप बार बार हर साल 301 रीडायरेक्ट करेंगे तो गूगल के लिए एक नेगेटिव अलार्म क्रिएट होगा। हम ये चाहते हैं कि यूआरएल कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो हम यूआरएल ही इस तरह से रख देंगे कि इन फ्यूचर मुझे चेंज ना करना पड़े, ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं वैल्यू वाले, कि जो हम कहते हैं ना वैल्यू नहीं लेके आनी। जैसे ये देखें, ये एक आर्टिकल है, अभी रिसेंटली एक बंदे ने लिखा था, मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ, लोड हो जाए वेबसाइट, कि हम यूआरएल के अंदर वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ये देखिए, अब बेसिकली इस आर्टिकल का टाइटल क्या है, 17 वेज टू गेट ऑटो हाई क्वालिटी बैकलिंक फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 17 वो तरीके जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट में हाई क्वालिटी बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब देखिए, मैंने इसके यूआरएल में कहीं 17 का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कल को मैं 17 के बजाय एक और मेथड ऐड कर दूं, 18, हो सकता है 19 कर दूं, हो सकता है 20 कर दूं, हो सकता है इन फ्यूचर मुझे 1 2 3 4 नए मेथड पता चल जाए, हो सकता है फ्यूचर में कोई 1 2 मेथड इनमें से ऑब्सोलीट हो जाए, मुझे कम करने पड़ जाए, 17 के बजाय 15 वेज पे आना पड़ जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा यूआरएल चेंज ना हो, तो मैंने इसे एक सिंपल रख दिया, गेट फ्री हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, बस। अब ये अगर वैल्यू चेंज भी होती रहे तो मेरा यूआरएल चेंज नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लग गई जी ये चीज। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज हमने यही पढ़ना था यूआरएल। अब अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर क्वेश्चन सिर्फ आज के लेक्चर का होगा, यूआरएल और ऑन पेजेस, ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक हो गया जी। चलिए आ जाए जी माइक पे जिसने आना। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने बताया कि डेट जो है वो हम न्यूज़ वाले के अंदर यूआरएल के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो इस वजह से कि जैसे हमने कहा वो रिपीट नहीं होनी होती भी, अगर किसी ने डेट वाइज कुछ न्यूज़ को सर्च करना हो, बेनिफिट न्यूज के जो कीवर्ड होते हैं ना वो ज्यादातर सर्च भी डेट वाइज हो रहे होते हैं, तो वो डेट हमारे यूआरएल के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो वो हमें बेनिफिट होगा। नंबर 2, जैसे आपने भी बताया कि न्यूज रिपीट नहीं होती। अगर आज एक न्यूज हुई, अल्लाह ना करे आज कोई एक कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कल वो एक्सीडेंट रिपीट नहीं हो सकता ना, तो वो एक ही टाइम होना होता है, जस्ट वंस होती है। तो अगर कल को एक्सीडेंट होगा तो वो कोई और होगा, किसी और जगह पर होगा, कुछ और लोगों का होगा, तो उसकी सारी की सारी जो कंटेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो वो इसीलिए डेट वाइज होता है। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, दूसरी आपने स्लग वाली बात की, इसका बेनिफिट क्या है? जैसे आपने वो जो एग्जांपल दी वो समझ तो आ गई है कि वो जैसे चेंज करना पड़ेगा दिस ईयर, तो वो चेंज करते जाएंगे तो वो गूगल समझ जाएगा दिस ईयर मींस के प्रेजेंट जो ईयर होगा वो समझता जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब जैसे आपने ये जो लास्ट में एग्जांपल अभी आपने बताई है कि वो 17 आपने जो ब्लॉग वाला बता रहे थे, तो वो भी एक स्लग ही है ना?
जी जी वो वो थोड़ा भी सा स्लग है डिफरेंस ना, स्लग है। देखिए यहाँ मैं यूज कर सकता था ना 17 वेज टू गेट फ्री, मेरा जो एक्चुअल कीवर्ड था वो तो ये होना चाहिए ना 17 वेज टू गेट फ्री हाई क्वालिटी बैकलिंक, या 17 वेज टू गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक। लेकिन मैंने 17 वेज को नहीं टारगेट किया, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर मुझे 17 की बजाय 16 15 पे जाना पड़ जाए, हो सकता है 17 की बजाय 18 19 20 पे जाना पड़ जाए। ठीक है, तो ये माइंड अभी से ये बात मेरे दिमाग में होनी चाहिए, तो वो कहीं इन फ्यूचर मुझे इससे कि इसकी वजह से, इस वैल्यू की वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि डोंट यूज डिस्क्रीट वैल्यूज इन यूआरएल, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं यूज करनी आपने। ठीक है, 17 टिप्स, 20 टिप्स, 50 टिप्स, इस तरह का वर्ड आपने यूआरएल के अंदर नहीं यूज करना। अब देखें इसकी एक और एग्जांपल भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ जैसे ये देखें 22 प्रैक्टिसेस टू ऑप्टिमाइज 30 ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, यहाँ पे मैंने देखें ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज लिखा हुआ है, 30 का वर्ड नहीं किया। ठीक है, तो ये कम ज्यादा हो सकते हैं फ्यूचर। मीन्स स्लग के अंदर जो आपने बताया था कि 22 किसी ने लिखा होता है, जैसे आपने बताया कि एसईओ गाइड 22, अगर सपोज को कर भी देते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब वो ईयर चेंज होगा तो फिर उन्हें वो रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, उससे आपकी एसईओ की वर्थ पर इफेक्ट आता है। कंटेंट वही रहता है या आप थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत आपने चेंज करना होता है ना ईयर के अकॉर्डिंग। थैंक यू सर। ठीक हो, ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मींस यूआरएल बहुत सोच समझ के, हाँ यूआरएल बहुत सोच समझ के रखना है। देखिए मेटा टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन रन टाइम पे चेंज हो सकती है, कंटेंट चेंज हो सकता है बार बार। यूआरएल को बार बार चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपकी एसईओ की जितनी वर्थ है उस पेज की वो उस यूआरएल के अगेंस्ट है, ये चीज ध्यान में रखें। एसईओ की जितनी वर्थ है ना किसी पर्टिकुलर पेज की, वो उस पर्टिकुलर यूआरएल के अगेंस्ट है। अगर यूआरएल ही चेंज होना शुरू हो गया तो वो वर्थ आपकी जीरो होती चली जाएगी। ठीक है, तो यूआरएल को हमने चेंज नहीं करना होता बार बार, लेकिन आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अली। सर मेरा ये यूआरएल से परमानेंट रिडक्शन से रिलेटेड सवाल है। जब हम एक पेज को मतलब के रिडक्शन करना चाह रहे हैं परमानेंट, तो उसके लिए जब जिस पेज पे हम लोग करेंगे उसके लिए जो न्यू पेज बनाना जरूरी है, या हम लोग मतलब किसी और पेज पे भी रिडक्शन कर सकते हैं? नहीं, किसी पे भी जिस पे करेंगे वो न्यू यूआरएल ही होगा ना, वो हो सकता है पुराने यूआरएल को ही हो। ठीक, मतलब के अगर 301 भी करते हैं तो उसके लिए भी किसी भी यूआरएल पे हम लोग कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं होगा? कर सकते हैं, रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट पे ठीक हो। रेलेवेंट होना और सर आगे मिसाल के तौर पे एक पेज है जिसका पहले कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं है, अब हम जब उसको रिडक्शन करेंगे तो पहले उसका कंटेंट न्यू क्रिएट पेज करके उसको ऑप्टिमाइज करके फिर जब हम रिडक्शन करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। नहीं, ये आपकी स्ट्रेटेजी पे, ये आपकी स्ट्रेटेजी पे। देखिए आप उसको ऑप्टिमाइज करने में आपको लगता है 10 घंटे लग जाने हैं, और 10 घंटे में हो सकता है आपके 1000 क्लिक जाया हो जाए। आप अपना बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। यस सर, आपने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए माइक पे आना होता है, कम से कम वो तो एनवायरनमेंट ऐसा, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। सर वो वर्ल्ड कप सॉरी, ये जब आप क्वेश्चन पूछने के लिए अनम्यूट होते हैं ना, तो खुदारा 1-2 मिनट के लिए किसी ऐसी जगह पर चले जाया करें जहां नॉइज ना हो, या एटलीस्ट आप अपने साथियों से रिक्वेस्ट कर लें कि काइंडली मुझे क्वेश्चन पूछना है, 1 मिनट या 2 मिनट दे। इस तरह बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। सॉरी जी, अब कौन आ रहा है? हेलो जी सर। सर जी 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 बोले। माजिद, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बाकी किसी और को आ रही है आवाज? हेलो जी जी माजिद, बोले बोले बोले। सर, कह रहा था कि अब मेरा जो कंपटीटर है, मतलब अगर उसका यूआरएल और मेरा यूआरएल थोड़ा बहुत सेम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई मतलब थोड़ा प्रॉब्लम बहुत नहीं, सेम हो जाए। उसकी डोमेन अलग है, आपकी डोमेन अलग है, आपने अपने अकॉर्डिंगली बनाना है। अच्छा, और ये उसके जैसा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, मतलब कोई कोई फर्क वो नहीं, नहीं? नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने हाँ, कंपटीटर को और ही एज इट इज कॉपी करना शुरू कर दो, कॉपी नहीं करना।
हाँ, नहीं अगर नहीं, ये आप वो नहीं अपनी एनालिसिस ऐसा। के मुताबिक यूआरएल वही बन रहा है, सिमिलर बन रहा है अपने कंप्यूटर से, तो कोई बात डजंट मैटर। अच्छा, और ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाना होता ना, छोटा ही मतलब काफी बड़ा ना हो, जैसे ये है टोको google.com, ये काफी बड़ा है। क्या चीज, क्या चीज तो कह रहा बनाना? हूँ ये जो यूआरएल बनाते ये स्मॉल ही बनाते हैं ना, छोटा ही, ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाते स्लग ना। की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जो स्लग यूआरएल। देखें, ये मैंने लेंथ बता दिया ना, 50 कैरेक्टर तक होना चाहिए स्लग, इससे ज्यादा नहीं। अगर 50 कैरेक्टर से कम है तो इट्स ओके, फाइन, गुड इनफ। और सर अगर हमने कोई मतलब यूआरएल बना लिया है, तो अगर हम ये पता करना चाहे कि यूआरएल बेस्ट रहेगा हमारे लिए, तो कोई तरीका है? नहीं नहीं, दिमाग दिमाग इस्तेमाल करें, कोई टूल नहीं है, कोई टूल नहीं बता सकता है ये यूआरएल आपने परफेक्ट बनाया या नहीं, ये सिर्फ आपका दिमाग बताएगा, सिर्फ दिमाग। भाई सिंपल सी बात है, शॉर्ट होना चाहिए, 50 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, और आपका एग्जैक्ट जो मेन कीवर्ड है ना वो यूआरएल के अंदर, और बस 2-3 चीजों का ख्याल रखना है कि उसके अंदर डेट ना हो, ईयर ना हो, वैल्यूज ना हो, बस और कुछ भी नहीं, रेलेवेंट होना चाहिए, वो अंडरस्टैंड। सर, हाँ वो सर कुछ होती है ना वेबसाइट जो थोड़ी बहुत है ऐसी हाँ कोई? होती हैं, लेकिन अगेन वो सिर्फ एआई जी बेस्ड है जी। ना, वो इतनी, अगेन मैं उसको प्रायोरिटी नहीं देता, अपना दिमाग इस्तेमाल करें बस। ये तो ओके वो ओके, चीज है जो थैंक हमें फौरन अपने दिमाग से पता चल जाती है। अभी हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो एज बीइंग ए न्यूबी, लेकिन मे बी जब आप जी दो जी चार यही तो। पांच आर्टिकल बना लेंगे, 10 दफा यूआरएल बना लेंगे, तो उसके बाद आपको लगेगा यूआरएल तो है ही बच्चों वाली चीज, आप शायद 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, आप फौरन यूआरएल बना लेंगे, और आपको सारी चीजें वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी कि फ्यूचर में मुझे ये फायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, ये है, ये क्या है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी आयशा। सर मुझे ना ये टेम्परेरी रिडायरेक्शन के थोड़ा सा कंसेप्ट दे सकते हैं? सॉरी। देखो बेटा, टेम्परेरी, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, टेम्परेरी जी रिडक्शन जी। तब होती है जब गलती से कोई एक पेज डिलीट हो गया किसी भी वजह से, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि डिलीट ना हो, अब मैंने उसे रिक्रिएट करना है, वरना तो मेरी ट्रैफिक जाया होकर 404 पे जाती रहेगी ना। अब मैं अपनी ट्रैफिक को जाया नहीं होने देना चाहता, मैं कहता हूँ मैं इसको फौरन रिक्रिएट कर लूँ। अब रिक्रिएट करने में कुछ तो टाइम लगेगा, मुझे उसको डिजाइन करना, उसका कंटेंट बनाना है, हो सकता है मुझे 1 दिन लग जाए, और हो सकता है 1 दिन में 1000 विजिटर आ जाए उस वेबसाइट के ऊपर, तो मैं अपने वो विजिटर को सेव करने के चक्कर में टेम्परेरी रिडायरेक्ट कर दूंगा किसी और रेलेवेंट लिंक के ऊपर, कि भाई चलो ये लिंक नहीं हो सके, कहीं ना कहीं तो लेके जाऊं। अब अगर 404 पे जाएंगे और 100 यूजर आया तो 100 के 100 ही आउट हो जाएंगे 404, लेकिन अगर मैं सर उसको मतलब रेलेवेंट, सॉरी जी 1 मिनट, अगर मैं उससे रेलेवेंट जी। यूआरएल पे लेके गया तो हो सकता है 100 में से 60 मेरी वेबसाइट पे स्टे कर जाए, 40 आउट हो जाए, और जैसे ही वो मेरा लिंक, वो कंटेंट दोबारा बन जाएगा, मैं टेम्परेरी रिडक्शन खत्म कर दूंगा ताकि वो दोबारा मेरा वेबसाइट चलना शुरू हो जाए, बस ये पर्पज है। सर मतलब जो हमारा एक्सीडेंटली पेज डिलीट हो गया है, उसका हम लिंक किसी और आर्टिकल के साथ अटैच करेंगे, कर इस देंगे, तरह से जी होता जी है? जी जी, ताकि अगर ये ठीक। लिंक खोला जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी जगह पर इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है वो ओपन हो जाएगा बस यही टेम्परेरीली। कंफ्यूजन थी सर। हाँ बस, जी जी, वो भी थैंक यू क्या सर। थोड़े से टाइम के लिए, जैसे ही वो मेरा पुराना आर्टिकल क्रिएट हो जाएगा फिर दोबारा मैं वो रिडक्शन खत्म कर दूंगा ताकि अब मेरा एक्चुअल लिंक ही ओपन हो। ठीक हो गया सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, चलिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अली। सर सो सॉरी, वो फीफा कोई वर्ल्ड बात कप की वजह से कोई काफी ज्यादा बात शोर था, तो सर वो मैं आपसे वो पूछ रहा था कि वो जो आपने बेस्ट अप्रोच क्या होगी अगर वो 301 परमानेंट रिडक्शन के कंटेंट को मतलब न्यू पेज बना लिया जाए या उसी पेज को ही ठीक करके ऑप्टिमाइज किया जाए? बेटा 301 तो आपने किसी दूसरे यूआरएल पे लेके जाना है ना, रेलेवेंट यूआरएल पे। यस सर, न्यू तो पेज पे जो हम लोग नहीं लिखेंगे भाई, उसका अगर जो न्यू, कंटेंट होगा। देखो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने न्यू पेज बना के उसके ऊपर लेके जाना है या कोई एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर लेके जाना है, ये आपकी टेक्निक है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर लूंगा, उसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज पढ़ेंगे, ये भी मैंने पढ़ाना है टॉपिक ये वाला ना, उसमें टेक्निकल एसईओ में कंटेंट डुप्लीकेशन का, उसमें फिर हम देखेंगे कि अगर मेरा ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर इतनी ट्रैफिक है तो मैं क्या करूंगा, अगर कंटेंट है उसके ऊपर 0 ट्रैफिक है तो क्या करूंगा, अगर इतना कंटेंट है कम ट्रैफिक है तो क्या करूंगा, वो फिर सारे उसकी
टेक्निक्स हैं, हर सिनेरियो में डिफरेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। ये इतना सिंपल नहीं आप कहेंगे जी मैं 301 कर दूं, हो सकता है उसके ऊपर ट्रैफिक ही 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करें, न्यू कंटेंट बनाए ना बनाए। देखें एक ऐसा यूआरएल है जिसपे पूरे महीने में 5 क्लिक आते हैं, आप उस 5 क्लिक के लिए क्या पूरा पेज अलग से बनाना पसंद करोगे? कोई फायदा नहीं है ना। वहीं पे एक कीवर्ड है जिसके ऊपर 1000 क्लिक आ रहे हैं पूरे महीने में, मैं कहूंगा भाई इसको नया बना दो, काफी ज्यादा ट्रैफिक है, जाया ना हो। अगर 5-10 ट्रैफिक है तो मैं कहूंगा भाई नए के ऊपर जो टाइम वेस्ट करना है वही उठा के मैं कोई रेलेवेंट लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दूं, सिंपल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। ओके जी, क्वेश्चन है जी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट 53, इसमें जो नंबर यूज किया है इसका क्या बेनिफिट है? ओके ओके, ये चलें जी हम ये वाले ही ले लेते हैं। 53 मैं खोल के दिखा देता हूँ वही आर्टिकल, ये वाला। अब ये जो नंबर मैंने यूज किया है ना, ये रीडायरेक्ट आईडी है, इसका स्लग से कोई ताल्लुक नहीं। आपने देखा था जब मैं इस पेज का स्लग सेट कर रहा था तो मैंने स्लग क्या रखा था, लर्न विद जीए कोर्स, सिर्फ इतना रखा था। ये डैश 24 उसने खुद ब खुद अपेंड कर दिया रीडायरेक्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये यूआरएल मैं 100 दफा भी चेंज कर दूं तो मुझे रीडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये ऑटो रीडायरेक्ट होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रीडायरेक्ट आईडी। अब ये आईडी मैंने डेटाबेस के अंदर डिफाइन किया और उसके ऊपर एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि इस यूआरएल, इस आईडी के अगेंस्ट जो भी यूआरएल होगा, ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट है आपने उसको टेक केयर नहीं करना, डेटाबेस के पास जो भी इस आईडी के अगेंस्ट यूआरएल है उठा के वो भेज देना। अब वहां से रिक्वेस्ट आई है लर्न विद जीए के लिए, लेकिन मेरे डेटाबेस में लर्न विद जीए एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं क्या करूंगा कि मैं उससे ये कहूंगा कि ये देखो कि उसने आईडी क्या भेजी जी 24, मैं कहूंगा 24 के अगेंस्ट कौन सा यूआरएल पड़ा है, वो कहेगा जी लर्न विद जीए कोर्स पड़ा हुआ है, मैं कहूंगा जी लर्न विद जीए की बजाय लर्न विद जीए कोर्स का डेटाबेस, दैट्स इट। ये ऑटो रीडायरेक्शन है, सिंपल, इसका वो नंबर या ईयर से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, वैसे ये मैं अपनी लारावल वाली वेबसाइट्स में तो यूज करता हूँ, वर्डप्रेस वाली में ये भी नहीं। ठीक है, तो हमने वर्डप्रेस वाली में जाना है तो इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वहां पर ये रीडायरेक्ट आईडीज एग्जिस्ट नहीं करें। क्लियर हो गया? ये वैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया था लेकिन किया नहीं। हाँ, रीडायरेक्ट आईडीज का कंसेप्ट होता है। क्लियर हो गया जी? थैंक यू सो मच जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।